अस्सलामुअलैकुम। चंडाल जोगिया टेलीपैथी का शेर बब्बर बनकर भारतीय सरकार के साए में आया था। दुनिया के दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से मुकाबला करने के सिलसिले में भारतीय काबरी ने उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो अपने देश हिंदुस्तान की सेवा करे। सेवा करने से ही मेवा मिलता है, लेकिन वो हस्बे तवक्को सेवा ना कर सका, मेवा भी ना मिल सका। वो शेर बब्बर बनकर आया था, अब कुत्ता बनकर रह गया। उसके गले में पट्टा डालकर रखा गया था। लोहे के इस पट्टे से लोहे की एक जंजीर मुंसलिक थी। इस जंजीर का दूसरा सिरा दीवार के कुंडे से बंधा रहता था। इस तरह उसे एक कुत्ते की तरह कैदी बनाकर रखा गया था। इंडियन आर्मी के 6 योगा जाने वाले आला अफसरान चाहते थे कि उस पर तनवीमी अमल करवाया जाए, उसे अपना मामूल और गुलाम बनाकर रखा जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने तनवीमी अमल करने वाले उस आमिल को बुलाया था जिसने कभी वीटू मार्कस पर अमल करके उसे इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस वालों का मामूल और महकूम बनाया था। तनवीमी अमल के सिलसिले में वो आमिल बहुत ही माहिर था। चंडाल पर भी अमल कर सकता था, लेकिन वो टेलीपैथी नहीं जानता था। एक आम तरीके से तनवीमी अमल करता था, जिसके लिए लाजमी था कि चंडाल जहनी तौर पर खुद को अमल कराने की तरफ माइल करे। जब तक मामूल राजी ना हो उस वक्त तक अमल नहीं किया जा सकता था, और वह अमल कराने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसको इंडियन आर्मी अपना गुलाम बनाकर रखे। वो कस्में खाकर कह रहा था कि उनकी गुलामी करता रहेगा और कभी उनकी नाफरमानी नहीं करेगा, किसी बात की जिद नहीं करेगा, सुहागन देवी को भी हासिल करने की जिद नहीं करेगा। एक बार उस पर भरोसा किया जाए, वो उनका फर्मा बरदार रहकर देश की खिदमत करता रहेगा। लेकिन अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। आर्मी वालों ने अच्छी तरह समझ लिया कि वो खर दिमाग है, मगरूर है। अपनी टेलीपैथी के गुरूर में आला अफसरान और भारतीय काबरीन को कमतर समझता है और किसी का भी हुक्म मानने से इनकार कर देता है। उसे आनी सलाखों के पीछे नंगे फर्श पर कैदी बनाकर रखा गया था। फिर चारों तरफ से उसे गन पॉइंट पर रखकर हुक्म दिया गया था कि वो अपने जिस्म को ढीला छोड़ दे और जहनी तौर पर तनवीमी अमल के लिए आमादा हो जाए। उसके सामने आमिल खड़ा हुआ था, लेकिन वो जहनी तौर पर इस अमल के लिए आमादा नहीं हो रहा था। मुसल्ला सिपाही लात जूतों से उसकी पिटाई कर रहे थे। एक बार उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी पहुंचाया गया। इससे ज़्यादा शॉक पहुंचाना मुनासिब नहीं था। आमिल ने कहा था कि अगर ये जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो अमल इसे मुतासिर नहीं कर सकेगा और वह सही तौर पर मामूल नहीं बन सकेगा। वीटू मार्कस, कल्पना, फरमान और अनीता एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। फरमान और वीटू मार्कस ख्याल ख्वानी के जरिए चंडाल के दिमाग में पहुंचे हुए थे। अनीता अपने बाप चंडाल के लिए बहुत परेशान थी। अगरचे उसके बाप ने उसे और फरमान को यानी होने वाले दामाद को अपना मामूल बनाया था, फिर भी वो बेटी थी और बाप को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। वो बार बार फरमान से कह रही थी कि उसके बाप को इंडियन आर्मी वालों का गुलाम बनने नहीं दिया जाएगा। फरमान और वीटू मार्कस इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि जब वो आमिल चंडाल पर अमल करेगा तो वह मुदाखलत नहीं करेंगे, बाद में उसके जहन पर हावी हो जाएंगे और उसे अपना गुलाम बना लेंगे। अनीता बज़िद थी कि उसे किसी का गुलाम ना बनने दिया जाए, बला से फरमान उसे अपना गुलाम बना ले। उसे यह मंजूर था कि उसका बाप उसके महबूब अनिल शर्मा यानी फरमान का गुलाम बन जाए। फरमान ने कहा, तुम्हारा बाप बहुत ढीठ है, वो आर्मी वालों के काबू में नहीं आ रहा है, अपने आप को तनवीमी अमल के लिए पेश करने से इनकार कर रहा है। हम अभी उसका यही तमाशा देख रहे हैं। वीटू मार्कस ने कहा, अगर तुम्हारी अनीता चाहती है कि वो सिर्फ तुम्हारा गुलाम बनकर रहे तो फिर तुम यही करो। वो दोनों चंडाल के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस पर तनवीमी अमल कर सकते थे। फरमान उसे अपना मामूल और गुलाम बना सकता था। ऐसे वक्त वह उसे मुसल्ला सिपाहियों के लात जूते खाते हुए देख रहे थे। उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी पहुंचाया गया था। उस पर जुल्म हो रहा था और फरमान को खुशी हो रही थी, क्योंकि उस कमबख्त ने फरमान को बहुत परेशान किया था। उसे बड़ी चालाकी से अपना गुलाम बनाकर रखा था। फरमान ने वीटू मार्कस से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैं ये बात अनीता के सामने नहीं करना चाहता, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि हम चंडाल पर बाद में तनवीमी अमल करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी उसकी पिटाई होती रहे, उसके सारे कसबल निकल जाएं, बाद में हम उससे निमट लेंगे। वीटू मार्कस ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम सुसर दामाद हो, जो चाहो उसके साथ सलूक करो, मैं तो सिर्फ तमाशाई बनकर रहूंगा। फरमान ने अनीता से कहा, अभी तुम्हारे बाप को वहां कैदी बनाकर रखा गया है, उस पर ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो किसी तरह तनवीमी अमल के लिए आमादा हो जाए, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा है। अनीता ने पूछा, क्या तुम उन्हें वहां से रिहाई नहीं दिला सकते? बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए हमें टेलीपैथी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम अभी ऐसा नहीं करना चाहते। वीटू मार्कस ने कहा, वहां 6 आर्मी अफसर योगा के माहिर हैं, हम उन पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। अगर तुम्हारे बाप को रिहाई दिलाने की कोशिश की और जब वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा तो आर्मी अफसरान उसे गोली मार देंगे। क्या तुम अपने बाप की मौत चाहती हो? उसने इनकार में सारी लाकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। उसे सहूलत से किसी भी तरह उस कैद से रिहाई दिलाओ, मैं इंतजार करूंगी। इंडियन आर्मी के वो 6 आला अफसरान परेशान थे कि किस तरह उस कमबख्त को काबू में लाया जाए। आमिल कह रहा था कि इसे हिसाबी कमजोरी में मुब्तला किया जाएगा, तब भी इस पर तनवीमी अमल मुनासिब नहीं होगा।
ये पूरी तरह मामूल नहीं बन सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये खुद ज़हनी तौर पर अमल के लिए राज़ी हो जाए, इस पर तशद्दुद किया जाए और इसे मजबूर कर दिया जाए कि ये किसी भी तरह राज़ी हो जाए। उसे राज़ी करवाने के लिए उसके गले में एक पट्टा डाल दिया गया। उसे जंजीर से कुत्ते की तरह बांध कर रखा गया था। फिर उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था। वो भूखा भी था और प्यासा भी। उसे गोली मारकर जख्मी किया गया था। उसके जख्म की मरहम पट्टी की गई थी। अभी किसी हद तक तकलीफ थी, इसलिए वो ख्याल खोनी के काबिल नहीं था। इंतजार कर रहा था कि दिमाग में पहले जैसी तवानाई पैदा हो तो वो ख्याल खोनी के जरिए कोई ऐसी चाल चले कि इन इंडियन आर्मी वालों से निजात मिल जाए। वो भूखा प्यासा रहकर ठंडे दिमाग से सोचने लगा तो यही बात समझ में आई कि फिलहाल तनवीमी अमल के लिए राजी हो जाए, लेकिन उसके अमल से मुकम्मल तौर पर मुतासिर ना हो। आमिल को यही तासुर दे कि वो उसका गुलाम बन रहा है, लेकिन गुलाम ना बने। फिर उसने सोचा कि फरमान मेरी बेटी अनीता के साथ फरार हो गया है, कहीं छुपा हुआ है। क्या वो छुपकर अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होगा? उसकी अकल ने समझाया कि फरमान ज़रूर ख्याल खोनी के जरिए उसके अंदर आता जाता होगा, उसके हालात मालूम कर रहा होगा। फरमान अगरचे होने वाला दामाद था, लेकिन उसके और चंडाल के दरमियान शदीद इख्तलाफात रहते थे। ऐसे वक्त चंडाल उसे मुआफ़ी मांग सकता था, उसे अपनी मदद के लिए आमादा कर सकता था। मजबूरी यह थी कि अभी वो ख्याल खोनी की परवाज़ करने के काबिल नहीं था। इंतज़ार कर रहा था कि गोली का जख्म मुंदमिल हो और तकलीफ़ कम हो जाए, दिमागी तवानाई बहाल हो जाए, तभी वो ख्याल खोनी कर सकेगा। फरमान ने उसे मुखातिब किया, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ और तुम्हारे कमीने ख्यालात पढ़ रहा हूँ। तुम्हें वहाँ कुत्ता बनाकर रखा गया है, तुम्हारा अंजाम यही होना चाहिए। वो सोच के जरिए गिड़गिड़ा कर बोला, अनिल, हम तुम ससुर दामाद हैं, हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं ये ज़ाती हैं। अभी उन्हें भूल जाओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से किसी भी तरह रिहाई दिलाओ। क्यों रिहाई दिलाऊं? जब तुमने मुझे गुलाम बना कर रखा था और मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता तुम्हारे कदमों में गिरता, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? क्या तुम मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखते? तुम तो बहुत ही कमीने और बदज़ात हो। तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। तुम यहाँ लात जूते खाते रहोगे और भूखे प्यासे मरते रहोगे और मैं खुश होता रहूंगा। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते ना करो, बस एक छोटा सा काम कर दो, मेरी बेटी से बात करा दो, मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने बेटी पर भी बड़े मुजालिम ढाए हैं, उसे मुझसे जुदा कर दिया था, फिर भी वो बेटी है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें किसी तरह यहाँ से रिहाई दिलाऊं और मैं उसे बहला रहा हूँ। उसे ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें रिहाई दिला सकता हूँ, मगर नहीं दिलाना चाहता। तुम एक बार बेटी से बात तो करवा दो। बात करने का नतीजा ये होगा कि तुम उसके जज्बात से खेलोगे। वो पहले ही तुम्हारे लिए पिघल रही है, मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हें इंडियन आर्मी वालों का गुलाम ना बनने दूं, बला से तुम्हें अपना गुलाम बना लूं। वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, तुम यही करो, मुझे अपना गुलाम बना लो और मुझे किसी तरह भी यहाँ से निकाल कर ले चलो। बेशक मैं तुम्हें अपना मामूल बना कर रखूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तुम्हें लात जूते खाते हुए देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। वो गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी जितनी खुशामदी कर रहा हूँ तुम उतना ही सर चढ़कर बोल रहे हो। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं भी कुछ अक्ल रखता हूँ। अभी मैं उन लोगों से कहूंगा कि मैंने तुम्हें अपना मामूल बनाकर रखा था। अब तुम आज़ादी हासिल कर चुके हो और अब मेरे दिमाग में आते हो और ये कह रहे हो कि जब भी इंडियन आर्मी वाले मुझे गुलाम बनाना चाहेंगे, मुझ पर तनवीमी अमल करेंगे, तो तुम उनके तनवीमी अमल को नाकाम करोगे। चंडाल, तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम उनसे ये कहोगे कि कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता है और वह तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है, तो वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि जब उनका आमिल तुम्हें अपना गुलाम बनाए तो उस वक्त कोई मुदाखलत ना करे, और जब उन्हें यह मालूम हो जाए कि कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता है और उनके तमाम मंसूबों को खाक में मिला सकते हैं, तो वो तुम्हें किसी भी टेलीपैथी जानने वाले के ज़ेरे असर नहीं आने देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे। अनीता फरमान को मुखातिब कर रही थी, इसलिए वो चंडाल के दिमाग से चला गया। चंडाल संजीदगी से सोचने लगा कि वाकई इंडियन आर्मी वालों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग में फरमान आ सकता है। अगर ये मालूम होगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फरमान का यह किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का गुलाम नहीं बनने देंगे। फिर उसने सोचा, अगर मैं इंडियन आर्मी वालों के साथ राजी हो जाऊं और उन्हें अमल करने दूं और वक्ती तौर पर उनका गुलाम बन जाऊं, तो कभी ना कभी मुझे उनसे निजात हासिल करने का मौका मिल सकता है। फिर यह ख्याल आया कि उनके तनवीमी अमल के दौरान में फरमान मुदाखलत कर सकता है, उसे उनसे छीन कर अपना मामूल और महकूम बना सकता है। वो इस पहलू से गौर करने लगा तो ये बात समझ में आई कि वो इंडियन आर्मी वालों का गुलाम बने या फरमान का, ये मुकद्दर में लिखा जा चुका है कि किसी न किसी का गुलाम बनना है, तो फिर यही सही, बाद में निजात का रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। उसने योगा जानने वाले आर्मी अफसर मानिक लाल को पैगाम भेजा कि वो तनवीमी अमल के लिए राजी है, उसे भूखा प्यासा ना रखा जाए। वो योगा जाने वाले 6 आर्मी अफसरान खुश हो गए। उन्होंने आमिल को बुलाया, वो भूखा था। आमिल ने कहा, पूरी तरह इसकी भूख ना मिटाई जाए, इसे किसी हद तक भूखा रहना चाहिए, इसलिए सिर्फ एक गिलास जूस दिया जाए। उसे पीने के लिए जूस दिया गया। फिर वह एक बेड पर आराम से लेट गया, अपने जिस्म को ढीला छोड़कर बोला, आओ मुझ पर अमल करो, मैं राजी हूँ। ऐसे वक्त फरमान, अनीता, वीटू, मार्कस और कल्पना मुंबई पहुंच गए थे।
वो चारों ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर आए। फिर उन्होंने ये तय किया कि वो दोनों अलग अलग होटलों में रहेंगे। एक साथ रहने में खतरा था। उन्हें पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से बचकर रहना था। वीटू मार्कस किसी भी तरह जल्द से जल्द वो मुल्क छोड़कर जाना चाहता था और फरमान ने वादा किया था कि उसके साथ इस सिलसिले में वो ताउन करेगा। एक होटल की तरफ जाते हुए नीता ने कहा, मेरे पिताजी की खबर लो, उनके साथ क्या हो रहा है। मैं इस वक्त वीटू मार्कस से ख्याल ख्वानी के जरिए बातें कर रहा हूँ। उसे कल्पना के साथ इस देश से बाहर जाना है। पहले मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो बोली, मुझे डर लग रहा है वो पिताजी को कहीं मार ना डालें। आर्मी वाले इतने अहमक नहीं हैं कि एक टेलीपैथी जानने वाले को अपने हाथ से निकल दें। वो उसे हर तरह मजबूर करके अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा बाप बहुत ढीठ है, वो उनके जेर असर कभी नहीं आएगा। अभी उन आर्मी अफसरान को परेशान कर रहा है। फरमान जानबूझकर चंडाल को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। ये समझ रहा था कि अभी वो अपनी ढिठाई दिखाता रहेगा, मुसीबतें सहता रहेगा और किसी तरह भी उनसे निजात हासिल करने की कोशिशें करता रहेगा। फरमान उस वक्त तक वीटू मार्कस के काम आना चाहता था। मुंबई पहुंचने के बाद वीटू मार्कस अमेरिकी सफारत खाने और भारतीय इमिग्रेशन के आला अफसरान के अंदर पहुंचने की कोशिशें कर रहा था और उनके जरिए अपने और कल्पना के लिए नए पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवा रहा था। वो दोनों दिल्ली से नए मेकअप और गेटअप में आए थे। इसी तस्वीर में उनके नए पासपोर्ट वगैरह तैयार हो रहे थे। टेलीपैथी से बड़ा कोई जादू नहीं है, ये जादूगर इमिग्रेशन के सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने सिर्फ 2 घंटों के अंदर कल्पना और वीटू मार्कस के नए पासपोर्ट बनवा दिए। उन्होंने यूरोप के एक मुल्क के लिए वीज़ा लगवाया। इस दौरान में शाम की एक फ्लाइट से उनकी 2 सीटें रिजर्व हो चुकी थीं। अनीता और फरमान उन्हें अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट आए। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करते रहे कि वहाँ के जासूस उन्हें तलाश कर रहे हैं या नहीं। बेशक उन्हें तलाश किया जा रहा था, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तलाश करने के सिलसिले में कुछ ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखा रहे थे। अगर कोई वीटू मार्कस को रोकना चाहता तो वो और फरमान ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें गुमराह कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने यही किया। वीटू मार्कस कल्पना को लेकर उस फ्लाइट के जरिए हिंदुस्तान से चला गया। कई घंटे गुजर चुके थे। फरमान ने ख्याल ख्वानी के जरिए चंडाल के अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। वो जरा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर अनीता से बोला, तुम्हारा बाप तो बहुत ही मक्कार है। उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी है और वह मुझे अपने दिमाग में आने से रोक रहा है। अनीता ने खुश होकर कहा, इसका मतलब है मेरे पिताजी की दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी है। वो ख्याल ख्वानी कर सकते हैं और उन आर्मी अफसरान से मुकाबला भी कर सकते हैं। फरमान ने कहा, वैसे ही कुछ कर रहा होगा, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बाद में मालूम करूंगा कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो दूसरों के साथ क्या कर रहा है। देखा जाए तो चंडाल के साथ कुछ भी हो सकता था। इंडियन आर्मी वाले उसे गोली मार सकते थे या फरमान उसे अपना गुलाम बना सकता था या फिर वीटू मार्कस उन सबको धोखा देकर चंडाल को अपने जेर असर ला सकता था। उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन वीटू मार्कस हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका था। फरमान को मौका न मिल सका कि वो उस पर होने वाले तनवीमी अमल के दौरान मुदाखलत करके इस अमल को नाकाम बनाए और चंडाल को अपना मामूल बनाकर रखे। जब वो उसके पास गया तो उसने सांस रोक ली थी। इसका मतलब यह था कि उस पर तनवीमी अमल हो चुका था और इंडियन आर्मी वाले कामयाब हो चुके थे। जिस आमिल ने चंडाल को उन 6 आर्मी अफसरान का महकूम बनाया था, वो आमिल वीटू मार्कस के जेर असर था। वीटू मार्कस ने सफर के दौरान सोचा कि अब चंडाल की खबर लेना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने उस आमिल के दिमाग में पहुंचकर ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो चंडाल पर तनवीमी अमल कर चुका है और वो तनवीमी नींद पूरी कर चुका है। अब उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा और ना ही आर्मी अफसरान उसे चंडाल के करीब जाने देंगे। आमिल की सोच ने बताया कि उसका तनवीमी अमल तकरीबन 15-20 दिन तक मौसर रहेगा। आइंदा भी चंडाल को गुलाम बनाकर रखने के लिए 15 दिन के बाद दोबारा उस पर अमल करना जरूरी हो जाएगा। वीटू मार्कस ने सोचा कि ठीक है, 15 दिन तक इंतजार करूंगा, फिर वो आमिल दोबारा उस पर अमल करेगा तो मैं चंडाल के जहन पर हावी हो जाऊंगा। उसने फरमान से रब्ता करके कहा, मैं कल्पना के साथ सफ़र कर रहा हूँ और खैरियत से हूँ, किसी किस्म का खतरा नहीं है। मैंने चंडाल के दिमाग में पहुँचने की कोशिश की थी, अब वो सांस रोक लेता है। फरमान ने कहा, हाँ मैंने भी यही कोशिश की थी, अब वो हमें अपने दिमाग में नहीं आने देगा। मैंने अपने आमिल के ख्यालात पढ़े हैं, अब 15 दिन बाद ही वो इस पर दोबारा अमल करेगा, फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मानिक लाल और उसके बाकी 6 योगा जाने वाले साथी अफसरान ने यह तय किया था कि अब चंडाल को हेडक्वार्टर में ही एक छोटे से बंगले में रखा जाएगा। उस बंगले के अंदर बाहर सख्त सिक्योरिटी रहेगी। वहाँ किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ अर्से पहले इंडियन टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस के डीजी अर्जुन चोपड़ा ने वीटू मार्कस को इसी आमिल के जरिए अपना मामूल बनाया था, फिर बाजी पलट गई। वीटू मार्कस ने अर्जुन चोपड़ा और इस आमिल को अपना मामूल बना लिया था और अर्जुन चोपड़ा के बंगले में कल्पना के साथ छुपा रहता था। बाद में वो वहाँ से फरार हुआ तो उन दोनों बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारों के घरों में छापे मारे जा रहे थे। यह ख्याल किया गया था कि वीटू मार्कस ख्याल ख्वानी के जरिए किसी ओहदेदार को ट्रैप करके उसके घर में छुपा हुआ है। इस तरह यह मालूम हो गया कि वो अर्जुन चोपड़ा को अपना मामूल और महकूम बनाकर उसके बंगले में छुपा हुआ है। अब उस इंटेलिजेंस के डीजी अर्जुन चोपड़ा का मुहासबा किया जा रहा था। इस तरह यह मालूम हुआ कि अर्जुन चोपड़ा उसके जेर असर आ गया था।
इसीलिए ये मालूम ना हो सका कि वीटू मार्कस उसके ही बंगले में छुपा हुआ है। 6 योगा जानने वाले आर्मी अफसरान में से एक का नाम मानिक लाल था, दूसरे का नाम जगदीश राठौर। वो सब तशवीश में मुब्तला हो गए। जगदीश राठौर ने कहा, वीटू मार्कस ने अर्जुन चोपड़ा को अपना मामूल बनाया था, तो फिर उस आमिल को भी अपना मामूल बनाया होगा। हमने उस आमिल के जरिए चंडाल को अपना गुलाम बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीटू मार्कस तनवीम अमल के दौरान उसके अंदर छुपा रहा हो और बाद में कोई गड़बड़ करने वाला हो। वो आला अफसरान अपना ये शुबा दूर करना चाहते थे। उन्होंने एक और तनवीम अमल करने वाले की खिदमत हासिल की। ये इत्मीनान हासिल किया कि वह दूसरा आमिल भी योगा का माहिर है और उसके दिमाग में कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं आ सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक तनवीमी अमल करने वाला है, तुम उस पर अमल करो और ये मालूम करो कि क्या एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले वीटू मार्कस ने कभी इस पर अमल करके इसे अपना गुलाम बनाया था। उससे दूसरे आमिल ने उनके अहकामात की तामील की। उसने पहले आमिल को सुलाकर उस पर तनवीमी अमल किया, उसे अपना मामूल बनाकर उससे असलियत गुलवाई तो उसने साफ साफ कह दिया कि उस पर वीटू मार्कस ने अमल किया था, उसे अपना मामूल बनाकर रखा था, अब भी वो उसके जेर असर है। फिर उसे पूछा गया कि जब वो चंडाल पर तनवीमी अमल कर रहा था तो क्या वीटू मार्कस उसके अंदर मौजूद था। उस आमिल ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे अंदर मौजूद रहा था या नहीं। वैसे ये बात यकीन से कहता हूँ कि मुझे अपना मामूल बनाने के बाद वो फिर कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, ना ही मुझे मुखातिब किया था। अगर छुप कर आता तो ये मैं नहीं जानता। उस दूसरे आमिल ने उसके दिमाग से वीटू मार्कस के तनवीमी अमल को मिटा दिया, लेकिन उससे उन 6 योगा जानने वाले आर्मी अफसरान की तसल्ली नहीं हो सकती थी। वो तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चंडाल उनकी मर्जी के मुताबिक उनके अहकामात की तामील करेगा या वीटू मार्कस के ज़रिए से रहेगा। ये बात तो आगे चलकर मालूम होने वाली थी। अब उसकी ख्याल ख्वानी को आजमाया जा रहा था। उसे हुक्म दिया जा रहा था कि वह अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में जाता रहे और मालूम करता रहे कि वो क्या कर रहे हैं और उनके टेलीपैथी जानने वाले उससे कब रब्ता करते हैं और किस सिलसिले में उनकी गुफ्तगू होती रहती है। चंडाल वक्फे वक्फे से ख्याल ख्वानी करता रहता था और 6 योगा जानने वाले अफसरान को रिपोर्ट देता रहता था कि अमरीकी अकाबरीन की मसरूफियात क्या हैं। और कभी कभी उनके टेलीपैथी जानने वाले जब उनके अंदर आकर बोलते थे तो उसे उन ख्याल ख्वानी करने वालों की बातें सुनने का और उनके लब लहजे को खूब अच्छी तरह समझ लेने का मौका मिलता रहता था। ये भी मालूम होता रहता था कि वो किन अहम मामलात में मसरूफ़ हैं और क्या करते फिर रहे हैं। भारतीय काबरीन को उसकी ख्याल ख्वानी से बड़े फ़ायदे हासिल हो रहे थे। इतनी बड़ी दुनिया में भारतीय काबरीन सिर्फ पाकिस्तान को ही अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते थे। अब उन्हें मौका मिल रहा था कि अहम मामलात में अमेरिका जब भी पाकिस्तान की हमायत करता था तो भारतीय काबरीन को पहले से मालूम हो जाता था कि अमेरिका की पॉलिसी किस तरह बदलने वाली है। वह चंडाल को उन अमरीकी मुतलका अहदेदारों के दिमागों में पहुंचाकर उनकी पॉलिसियां तब्दील कर सकते थे। ये सारी प्लानिंग हो रही थी कि आइंदा अगर ऐसा होगा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह अपने टेलीपैथी जानने वाले को इस्तेमाल करेंगे। वो बड़ी खामोशी और बड़ी राजदारी से ऐसी दुश्मनी कर रहे थे। उस वक्त मुझे मालूम ना हो सका कि यह सब कुछ चंडाल के जरिए किया जा रहा है। बज़ाहिर यही समझ में आ रहा था कि अमरीकी मुसलमानों को शुरू से ही दहशतगर्द कहते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान को भी यही कहने लगे हैं। वो पहली बार टेलीपैथी के जरिए खातिर ख्वाह फ़ायदे उठा रहे थे, पाकिस्तान पर कामयाब हमले कर रहे थे। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की जहानत और हिकमत अमली थी कि वो दुनिया वालों के सामने एक अमल से साबित करने की भरपूर कोशिश करते जा रहे थे कि वो दहशतगर्द नहीं है, ना ही किसी दहशतगर्द फर्द या तंजीम की दरे पर्दा हमायत कर रहे हैं। अगरचे भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हमला करके खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, फिर भी वो मुतमईन थे कि आइंदा टेलीपैथी के जरिए वो बहुत कुछ कर सकेंगे। उन्हें चंडाल पर भरोसा हो गया था कि वो किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले का आलाकार नहीं है। मानिक लाल ने अपने साथियों से कहा, यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और खुशकिस्मती है कि वीटू मार्कस ने चंडाल के दिमाग पर कब्जा नहीं जमाया और न ही पहले वाले आमिल के जरिए हमें नुकसान पहुंचा रहे। जगदीश राठौर ने कहा, अब हमें और ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। हमारे ये दूसरा तनवीमी अमल करने वाला हमारे लिए काबिल एतमाद है, आइंदा यही चंडाल पर अमल करेगा। वो बार बार चंडाल को समझाते रहते थे कि इसी तरह राजदारी से ख्याल ख्वानी करता रहे और जिसके दिमाग में भी जाए वहाँ अपनी मौजूदगी कभी जाहिर न करे। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के ख्यालात पढ़ते वक्त बहुत मोहतात रहना चाहिए। उनके अंदर जाकर कभी खांसना कंखारना नहीं चाहिए। अगर ये शुबा होगा कि पाकिस्तानी अकाबरीन के ख्यालात पढ़े जा रहे हैं तो फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले चंडाल के पीछे पड़ जाएंगे। फिर जिस सुकून और इत्मीनान से ये ख्याल ख्वानी कर रहा है आइंदा नहीं कर सकेगा। वो इसकी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर देंगे। इसे पूरी तरह जहानत और हाजिर दिमागी से काम नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हुक्मरानों के ख्यालात से इन्हें पता चल रहा था कि वो कभी हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहते, अपने दिल और दिमागों में खैर सगाली के जज्बात रखते हैं, लेकिन जब कभी हिंदुस्तान की तरफ से जंग मुसल्लत करने की धमकी दी जाती है तो फिर वो कुछ कहने और अमली इक़दामात करने पर मजबूर हो जाते हैं। भारतीय हुक्मरानों को चंडाल जोगिया की टेलीपैथी के जरिए तवक्को से ज़्यादा कामयाबियां हासिल हो रही थीं। ऐसी वक्त उन्हें एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वो अमरीकी आर्मी के काला अफसर के ख्यालात पढ़ रहा था। ऐसे वक्त उसे पता चला कि उसकी बेटी एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले से मोहब्बत करती है।
उस अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले का नाम टोनी जे था और उसकी महबूबा का नाम हेलेना था। वो उसे दीवानावार मोहब्बत करने लगा था। पहले तो उसकी एक कोशिश थी कि वो अपनी ख्यालख्वानी कभी हेलेना पर जाहिर न करे और खामोशी से एक आम इंसान की तरह मोहब्बत करता रहे। हेलेना जितनी हसीन थी उतनी ही मगरूर भी थी। उसने पहले टोनी जे को लिफ्ट नहीं दी। मजबूर होकर टोनी जे ख्यालख्वानी के जरिए बड़ी खामोशी से उसे मुतासिर करने लगा। वो जल्द ही टेलीपैथी की करिश्मा साजी के तुफैल उसकी तरफ मायल होकर उसे दिलो जान से चाहने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अचानक क्यों इस कदर तुम्हें चाहने लगी हूँ। टोनी जे ने पूछा, तुम्हें हैरानी क्यों है? इसलिए कि तुम बार बार मुझसे लिफ्ट लेते रहे लेकिन मैं तुम्हारी तरफ मायल नहीं हुई। सच बात तो यह है कि तुम एक आम से नौजवान हो। तुम्हें कोई खास बात नहीं है और ना ही कोई खास कशिश है। मेरी बात का बुरा ना मानना। वह मुस्कुराकर बोला, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि अब तो तुम मुझसे कतराती हो और ना ही बेजार रहती हो बल्कि मुझे दिलो जान से जाने लगी हो। देखा जाए तो यह सच नहीं था। वह दिल से मजबूर होकर उसकी तरफ मायल नहीं हुई थी बल्कि टेलीपैथी से सैरज़दा होकर उसकी आगोश में आई थी। टोनी जे के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसकी हो चुकी है। उसने सोच लिया था कि कभी उसे अपनी टेलीपैथी का राज नहीं बताएगा, वरना शायद वो उसे बदजन हो जाए कि उसने उस पर जादू किया है और जादू के जरिए उसे हासिल करता रहता है। दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन औरत मौजूद है, लेकिन जिस पर दिल आ जाता है वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत होती है। फिर उसके मुकाबले में कोई औरत दिल में नहीं समाती। यही हाल टोनी जे का था। हेलेना के सामने दुनिया का तमाम हुस्न और शबाब फीका नजर आता था। वो सही मायनों में उसका दीवाना था। उसने मोहब्बत के इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसे शादी की। उसका ख्याल था कि शादी कर लेगा, बच्चे हो जाएंगे, तब हेलेना पर हकीकत जाहिर होने के बाद भी वो उसे छोड़ नहीं सकेगी। वो वॉशिंगटन में एक बिजनेसमैन की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था। कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। दिन रात उसके साथ रहने वाली हेलेना को भी मालूम ना हो सका कि वो टेलीपैथी जानता है, लेकिन वो कभी कभी हैरान होती थी जब कभी टोनी उसे कोई ऐसी बात कहता जिसे वो मानना नहीं चाहती थी या जो बात उसके मजाज के खिलाफ होती थी। वो बात भी बेख्तियार मान जाती थी। वो उसे मुतासिर होकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहती थी, तुम कभी कभी मुझे जादूगर लगते हो। पता नहीं है प्यार की दीवानगी है या क्या है, जो काम मैं करना नहीं चाहती वो भी तुम्हारी खातिर करने लगती हूँ। वो मुस्कुराकर उसे बातें बनाकर टाल देता था। एक बार वो रात को कार में उसके साथ बैठा हुआ एक क्लब से वापस आ रहा था। अचानक चंद लुटेरों ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। एक ने उसे रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए कहा, तुम्हारे पास जितनी रकम है उसे निकालो। उसने कोई एतराज नहीं किया। डैशबोर्ड का खाना खोलकर नोटों की छोटी सी गड्डी निकालकर उसके हवाले कर दी। फिर कहा, अब हमें जाने दो। उसके दूसरे साथी ने हेलेना को घूरते हुए कहा, कैसे जाने दें? इतनी चिकनी चीज अपने साथ रखते हो, हमें भी इस पर फिसलने दो, फिर चले जाना। वो दरवाजा खोलकर हेलेना को जबरदस्ती बाहर निकालना चाहता था। ऐसे वक्त टोनी जे मजबूर हो गया। अपनी हेलेना की इज्जत और जान बचाने के लिए उसे टेलीपैथी का मुजाहरा करना पड़ा। उसने रिवॉल्वर वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने रिवॉल्वर का रुख अपने साथी की तरफ किया, फिर ट्रैगर दबा दिया। उसके साथी को गोली लगी और वो चीख मारता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर गया। इसके साथ ही रिवॉल्वर वाले ने जो गड्डी टोनी से ली थी उसे भी गाड़ी में वापस फेंक दिया। हेलेना जल्दी से दौड़ती हुई आई और टोनी से लिपट गई। टोनी ने कार स्टार्ट की, फिर वहां से ड्राइव करके जाने लगा। ऐसे वक्त वो रिवॉल्वर वाले के दिमाग में भी मौजूद था। इस तरह वो उन पर गोली ना चला सका। वो कार ड्राइव करते हुए बहुत दूर निकल आया। रिवॉल्वर वाला नजरों से ओझल हो गया। तब हेलेना ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे हो गया? वो बोला, थैंक्स गॉड, जैसे भी हुआ हमारी जान बच गई। हेलेना ने कहा, लेकिन ये तो अजीब सी बात है। उस रिवॉल्वर वाले ने तुमसे नोटों की एक गड्डी ली थी, फिर उसे वापस कर दिया और अपने साथी को गोली मार दी। उसने ऐसा क्यों किया? फिर हम वहां से रवाना हो गए। उसने एक भी गोली हम पर ना चलाई। ये सब क्या था? गॉड को यही मंजूर था। हमारे मुकद्दर में सलामती लिखी हुई थी, इसलिए हम जिंदा सलामत वापस आ गए। उसने कार को अपने बंगले के सामने रोका, फिर उसका हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, चलो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो उसके साथ कार से उतरकर बंगले के अंदर आते हुए बोली, मैं कैसे भूल सकती हूँ? यह ऐसी बात है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो ड्राइंग रूम में आकर टेलीफोन के पास बैठ गई। फिर बोली, मैं अभी डैडी को फ़ोन पर बताती हूँ कि हमारे साथ आज कैसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। टोनी जे परेशान हो गया। वो और उसकी तरह दूसरे अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले उसके डैडी और दूसरे आर्मी अफसरान से रब्ता करते रहते थे। हेलेना के बाप को इस वाक़ये की तफसील मालूम होती तो वो फ़ौरन ही समझ लेता कि ये सब कुछ ख्याल ख्वानी के जरिए हुआ है। उसने हेलेना के हाथ से रिसीवर लेकर इसे क्रैडल पर रखते हुए कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बात तुम अपने डैडी को बताओ। वो मजीद हैरानी से बोली, क्यों ज़रूरी नहीं है? क्या कोई अजीबोगरीब वाक़या पेश आए तो अपनों को बताया नहीं जाता? कोई ऐसी अजीबोगरीब बात नहीं थी, तुम ख्वामखा इसे अहमियत दे रही हो। क्या कहते हो? मेरा तो सर चकरा कर रह गया। कैसी अजीब सी बात है कि जो हमें लूटने आया था उसने हमारी रकम भी वापस कर दी और मेरी इज्जत लूटने वाले को गोली मार दी, जबकि वो उसका अपना साथी था। फिर वो बोलते बोलते चौंक गई। बोली, हाँ याद आ रहा है, ऐसा सिर्फ टेलीपैथी के जरिए हो सकता है।
डैडी ने बताया कि हमारे मुल्क के टेलीपैथी जाने वाले उनके दिमाग में आते रहते हैं। अब ये बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ रही है। उसने सोचती हुई नजरों से हेलेना को देखा, फिर पूछा, तुम क्या समझ रही हो? यही कि जिस वक्त उस रिवॉल्वर वाले ने हम पर हमला किया था, उस वक्त डैडी का कोई टेलीपैथी जाने वाला मेरे या तुम्हारे दिमाग में मौजूद था। उसने ख्याल खुआनी के जरिए हमारी जान बचाई है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेलीपैथी का चक्कर नहीं है। वो रिवॉल्वर वाला खपती था, कुछ एबनॉर्मल था। ऐसे नीम पागल लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं, लूटते आते हैं, फिर लूट का माल वापस देकर खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ख्याल खोने के जरिए हेलेना को अपनी बातों पर माइल करके उसे थोड़ी देर के लिए चुप करा सकता था। उसके बाप को फोन करने से बाज रख सकता था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता था। वो बाद में किसी वक्त भी अपने डैडी से जरूर इस अजीब वाक्य का जिक्र कर सकती थी, बल्कि अपनी सहेलियों और मिलने जुलने वालों को भी ये वाक्य जरूर सुनाती। इन हालात में टोनी ने सोचा कि अब हेलेना से अपनी ख्याल खोने की सलाहियतों को छुपाना नहीं चाहिए। ये तो मेरी हो चुकी है, अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इस बात पर नाराज नहीं होगी कि मैंने इसे अब तक इतनी अहम बात क्यों छुपाई? हेलेना ने कहा, तुम जो कहते हो मैं उसे मान लेती हूँ। अभी तुमने डैडी को फोन करने से मना किया है। मैं उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि तुम मुझे फोन करने से क्यों रोक रहे हो? वो उसके पास आकर बैठ गया, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, हेलेना, मैं आज तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। वो उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारा अंदाज कुछ अजीब सा है, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम राज है जो मैं किसी को नहीं बताता। तुम ये सुनकर नाराज हो जाओगी कि मैंने तुम पर भी भरोसा नहीं किया। आज तक ये बात तुमसे भी छुपाता रहा। अगर तुम मुझे ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला ना करो और वो बात बता दो तो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। इत्मीनान होगा कि देर से सही तुमने मुझ पर भरोसा तो किया है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं टेलीपैथी जानता हूँ। उसने चौंक कर उसे बेयकीनी से देखा, फिर पूछा, ये क्या कह रहे हो? तुम और टेलीपैथी जानते हो? मैं कभी नहीं मान सकती। तुम मान जाओगी। अभी अपने दिमाग में यह पुख्ता इरादा कर लो कि रिसीवर उठाओगी और अपने डैडी से रब्ता करोगी। मैं तुम्हें रिसीवर उठाने नहीं दूंगा, अपनी टेलीपैथी के जरिए तुम्हें रोकूंगा। वो बोली, ठीक है, मैं पुख्ता इरादे के साथ रिसीवर उठा रही हूँ। ये कहकर वो फोन की तरफ पलट गई। रिसीवर उठाना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ उधर नहीं पड़ रहा था। वो हैरान हो रही थी। उसने उसके दिमाग के अंदर कहा, देखो, मैं पहली बार तुम्हारे दिमाग के अंदर बोल रहा हूँ, वरना अब तक तुम्हारे अंदर आकर खामोश रहता था। अब तुम मुझे पलट कर देखना चाहोगी, लेकिन मैं तुम्हें सर घुमाकर देखने नहीं दूंगा। वो सर घुमाकर उसे देखने का इरादा करने लगी, लेकिन नाकाम रही। फिर उसने कहा, अब तुम अपने दिल में इरादा करो कि तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी और मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी। वो यही इरादा करने लगी कि मैं टोनी की तरफ नहीं देखूंगी और ना ही उसे हाथ लगाऊंगी। ये इरादा करते ही अचानक वो पलट कर उसे देखते हुए उसकी गर्दन में बाहें डालकर लिपट गई। वो बोला, देखो, तुम अभी इरादा कर ही रही थी कि मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी, लेकिन हाथ तो क्या पूरा बदन लगा रही हो, मुझसे लिपट गई हो। वो खुश होकर बोली, तुम तो बाकमाल हो, मुझे हैरान कर रहे हो। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम टेलीपैथी जानते हो। वो खुश हो रही थी और बोलती जा रही थी, ओ गॉड, मैं यही सोचती थी कि तुम में ऐसी कौन सी गैर मामूली बात है जो मैं तुम्हारी तरफ खिंची जाती हूँ। तुम्हारी तरफ मायल न होने के बावजूद दिलो जान से तुम्हें चाहने लगी हूँ। अब ये बात समझ में आ रही है। तुमने टेलीपैथी के जरिए मेरे दिलो दिमाग को जीत लिया। वो लिपट लिपट कर टोनी पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगी, कहने लगी, अब तो मैं डैडी को फ़ोन कर सकती हूँ, उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना सकती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए राजदार बनाया है कि तुम ये राज अपने बाप को भी नहीं बताओगी। उसने हैरानी से पूछा, आखिर क्यों? वो तो कितने ही टेलीपैथी जानने वालों से रब्ता करते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर तुम उनसे क्यों छुपना चाहते हो? वैसे तो मैं उनसे नहीं छुपता। जिन टेलीपैथी जानने वालों से उनका रब्ता रहता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। उनके दिमाग में जाकर मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करता रहता हूँ। तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताने देते कि उनका दामाद टेलीपैथी जानता है? तुम मेरी बात को समझो, हम टेलीपैथी जानने वालों को अपनों से भी छुप कर रहना पड़ता है। हम अपने मुल्क के हुक्मरानों और आर्मी के आला अफसरों की बहुत इज्जत करते हैं, उनके अहकामात की तामील करते हैं, लेकिन कभी उनके सामने नहीं जाते। हम जानते हैं कि वो हमें पाबंदियों में रखेंगे और हम पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करते। तुम दामाद हो, वो तुम पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे। तुम दूसरे पहलू से सोचो, उनके दिमाग में दूसरे टेलीपैथी जानने वाले आते हैं, उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनका दामाद टेलीपैथी जानता है, तो वो मुझे तुम्हारे जरिए ट्रैप करेंगे, मुझे ऐसाबी कमजोरी में मुब्तला करके तनवीमी अमल के जरिए अपना गुलाम बना लेंगे। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे जरिए मुझे किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो परेशान होकर बोली, फिर तो तुमने मुझे राजदार बनाकर गलती की है कि डैडी के दूसरे टेलीपैथी जानने वाले कभी मेरे दिमाग में नहीं आएंगे, कभी ख्यालात पढ़कर मालूम नहीं करेंगे कि तुम ख्याल ख्वानी करना जानते हो। हाँ, ये अंदेशा तो हमेशा रहेगा। तुम्हें राजदार बनाने से पहले मैंने सोच लिया था कि तुम पर तनवीमी अमल करूंगा और तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दूंगा, फिर कोई तुम्हारे जरिए मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर तो तुम आज ही मुझ पर तनवीमी अमल करके मेरे दिमाग को लॉक कर दो। अगर मेरे जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचेगा तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी।
आओ बेडरूम में चलो, मैं वहां तुम पर अमल करूंगा। वो उठकर उसके साथ जाने लगी। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। दोनों ने पलटकर टेलीफोन की तरफ देखा। फिर हेलेना ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं हेलेना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसे बाप की आवाज़ सुनाई दी, हेलो बेटी, क्या कर रही हो? मेरा दामाद टोनी जे कैसा है, क्या कर रहा है? डैड, हम दोनों बहुत खुश हैं। अभी क्लब से वापस आए हैं। आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? बस अब मैं सोने के लिए जा रहा था, सोचा फ़ोन पर तुम्हें विश कर दूं। गुड नाइट माय चाइल्ड, सो मैनी हैप्पी ड्रीम्स। उस आर्मी अफसर ने रिसीवर रख दिया। उस वक्त चंडाल उसके ख्यालात पढ़ते हुए उन बाप बेटी की बातें सुन रहा था। इंडियन आर्मी के उन 6 अफसरान ने उसे औरतों से महरूम रखा था। कभी किसी औरत के करीब जाने की इजाज़त नहीं देते थे। तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श कराई गई थी कि वो कभी किसी औरत की रफाकत की जिद नहीं करेगा। वो तनवीमी अमल के मुताबिक जिद नहीं करता था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर हवस परस्त था। औरत उसके हिसाब पर सवार रहती थी। हेलेना की रस भरी आवाज़ सुनकर उसने सोचा कि क्यों न इस औरत के ख्यालात पढ़े जाएं और इसके दिमाग में रहकर देखा जाए कि ये कितनी हसीन है और कितनी जवान है। वो बाप के दिमाग से निकलकर बेटी के दिमाग में पहुंच गया। हेलेना रिसीवर रखकर टोनी के साथ बेडरूम की तरफ जा रही थी। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगा। जब ये मालूम हुआ कि वो अपने शौहर के साथ है और उसका शौहर टेलीपैथी जानता है, तो वो खुशी से उछल पड़ा। किसी भी टेलीपैथी जानने वाले के लिए वो सबसे ज़्यादा खुशी के लम्हात होते हैं जब कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला अनजाने में उसके सामने आ जाता है, बेखबरी में धोखा खा जाता है, फिर उसके ज़ेर असर आकर उसका मामूल और महकूम बन जाता है। टेलीपैथी जानने वाला टोनी जे भी उस चंडाल के ज़ेर असर आने वाला था। हेलेना ने चंडाल की मर्जी के मुताबिक कहा, मुझे प्यास लग रही है, फ्रिज में जूस रखा हुआ है, मैं इसे पीना चाहती हूँ। वो दोनों वहां से फ्रिज के पास आए। टोनी फ्रिज खोलकर उसके गिलास में जूस निकालने लगा। पास ही डाइनिंग टेबल पर फलों की ट्रे रखी हुई थी। इन फलों के साथ एक चाकू भी रखा हुआ था। अचानक ही हेलेना ने वो चाकू उठाकर उस पर हमला किया, उसके बाजू को जख्मी कर दिया। टोनी के हलक से एक कराह निकली। यह सब कुछ चश्मे जदन में हुआ था। वो खुद को उसके हमले से बचा नहीं पाया था। टोनी ने जख्मी बाजू को पकड़कर तकलीफ से कराते हुए कहा, मैं हैरान हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? चंडाल जोगिया उसके दिमाग में पहुंचकर कहके लगाने लगा। वो एकदम से चौंक गया। लड़खड़ाकर गिरने के से अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। बात समझ में आ गई थी कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसका आका बनने के लिए आ चुका है। वो दिल बर्दाश्त होकर बोला, हेलेना, ये तुमने क्या किया? कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे अंदर आ चुका है, अब मैं उसे भगा नहीं सकूंगा। वो सारी जिंदगी मुझे दौड़ाता भगाता रहेगा। वो खुद परेशान हो गई थी। फौरन ही फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके जख्म की मरहम पट्टी कर रही थी। वो चंडाल की मर्जी के मुताबिक बोला, तुम्हारी मरहम पट्टी से खून का बहाव रुक गया है, अब मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने जा रहा हूँ। तुम मेरी सलामती चाहती हो तो अपने डैडी से या किसी से भी ये ना कहना कि तुमने चाकू से मुझे जख्मी किया है और मैं जख्मी होने के बाद बिस्तर पर जाकर सो गया हूँ। मेरी नींद के दौरान तुम किसी से राब्ता नहीं करोगी। हाँ, मैं किसी से राब्ता नहीं करूंगी। मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम यकीन करो, मैं अपने इख्तियार में नहीं थी। वो बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने इख्तियार में नहीं थी। एक टेलीपैथी जानने वाले ने तुम्हारे जरिए मुझ पर हमला करके मुझे जख्मी किया है। कोई बात नहीं, जैसे भी हालात हों हमको उनसे निमटना ही होगा। वो आकर बिस्तर पर लेट गया। चंडाल उसके जहन को थपकने लगा। वो थोड़ी देर तक जागता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता टेलीपैथी के ज़रिए असर आकर गहरी नींद में डूब गया। उसे सुलाने के बाद चंडाल हेलेना के अंदर आया। वो नहीं चाहता था कि वो भी जागती रहे और किसी से राब्ता करे, लिहाजा वो उसे दूसरे बेडरूम में ले गया। वहां उसे लेटने पर मजबूर किया। जब वो लेट गई तो उसने ख्याल खुआनी के जरिए उसके जहन को भी थपक थपक कर सुला दिया। फिर वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अपने सामने बैठे हुए योगा जानने वाले 6 आर्मी अफसरान को देखने लगा। मानिकलाल ने पूछा, क्या बात है? बड़ी लंबी ख्याल खुआनी कर रहे थे। जगदीश राठौर ने पूछा, क्या कोई खास बात है? वो खुश होकर बोला, एक ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनते ही आप सब खुशी से उछल पड़ेंगे। आखिर बात क्या है, हमें बताओ तो सही। एक टेलीपैथी जानने वाला अमरीकी मेरी मुट्ठी में आ गया है। क्या? सब उसे बेयकीनी और हैरानी से देखने लगे। वो उन्हें बताने लगा कि उसने किस तरह उसे एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप किया है और उसके दिमाग में जाकर तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बनाने वाला है। वो सब अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गए, उसकी पीठ थपकने लगे, उसका हाथ पकड़कर बारी बारी मुसाफिया करने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। मानिकलाल ने कहा, चंडाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। फौरन उसके दिमाग में जाओ और उस पर तनवीमी अमल करो और इस बात का ख्याल रखो कि इस दौरान में कोई दूसरा उसके दिमाग में ना आए, वरना हमारी कामयाबी नाकामी में बदल जाएगी। वो बोला, आप फिक्र न करें, अब टोनी जे मेरे शिकंजे से नहीं निकल सकेगा। मैंने उसकी बीवी को भी दूसरे बेडरूम में गहरी नींद सुला दिया है। वो मेरे तनवीमी अमल के दौरान में मुदाखलत करने नहीं आएगी। जगदीश राठौर ने एक बार फिर उसकी पीठ थपकते हुए कहा, तुम बड़ी समझदारी से काम ले रहे हो, शाबाश, जाओ देर ना करो। उसने आंखें बंद की,
फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ टोनी जे के अंदर पहुंच गया और तनवीं में अमल करने लगा। उधर वो 6 आर्मी आला अफसरान बहुत खुश थे। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो रही थी। उनके हिंदुस्तान में एक टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा होने वाला था और ये बहुत बड़ी बात थी। जलसा पुरअमन था। मुसलमान औरतें, बच्चे, जवान मर्द और बूढ़े सभी निहायत इत्मीनान और अकीदत से सुहागन देवी की बातें सुन रहे थे। वो माइक पर खड़ी हुई बोल रही थी। अचानक ही उसे आत्मशक्ति के जरिए आगाही मिली कि कोई शख्स इस भीड़ में चादर लपेटे खड़ा है और उस चादर में गन छुपी हुई है और उस गन से उसका निशाना ले रहा है। उसी वक्त किबरिया ने जीना पर छलांग लगाई, फिर उसे लेकर जमीन पर गिरता हुआ दूसरी तरफ लुढ़क कर चला गया। अगर वह इन वक्त पर ऐसा ना करता तो वो गोली जीना के आर पार हो जाती। पुरअमन जलसे में भगदड़ मच गई। औरतें, बच्चे खौफजदा होकर चीखने लगे क्योंकि वो हवाई फायर करता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही वक्त चंद जांबाज मुसलमानों ने जान की परवाह ना करते हुए उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। वो लोग उसे मार रहे थे, फिर उसे उठाकर झिंझोड़ कर पूछ रहे थे, तुम कौन हो? तुमने सुहागन देवी पर गोली क्यों चलाई? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अचानक ही एक खामोश गोली कहीं से सनसनाती हुई आई और उसकी खोपड़ी में सुराख करते हुए गुजर गई। किसी ने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से उसे हलाक किया होगा। जीना और किबरिया फर्श पर से उठकर बैठ गए थे। मुसलमानों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था ताकि फिर कोई गोली सुहागन देवी के करीब ना आए। एक मुसलमान लीडर माइक के पास आकर चीख चीख कर कह रहा था, मेरी बहनों और भाइयों, खामोश हो जाओ, रुक जाओ, यहां से ना जाओ, ये हिंदुओं की साजिश है। वो हमारे जलसे को नाकाम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुहागन देवी ने उन्हें करोड़ों की इमदाद दी है तो ये इमदाद हमें ना दी जाए। पुलिस अफसर ने माइक के जरिए आकर उस मुसलमान लीडर से सख्ती से कहा, आप इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ ना बोलें। किसी सबूत के बगैर आप इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। इस तरह फिर फसादात शुरू हो जाएंगे। उस पुलिस अफसर का मातहत एक इंस्पेक्टर और चंद सिपाही उस फायरिंग करने वाले की लाश के पास गए थे। मुसलमानों के असरार पर उस लाश को नंगा किया गया तो पता चला कि वो हिंदू था। मुसलमान मुश्तिल हो रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस अफसर और तमाम सिपाही परेशान हो गए थे। वो उन हजारों मुसलमानों को काबू नहीं कर सकते थे। ऐसे में जीना ने माइक के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, खामोश हो जाएं, प्लीज खामोश हो जाएं। उसकी बात सुनते ही सब खामोश हो गए। मजमा में से चंद मुसलमान चीख कर कहने लगे, देवी जी, आप स्टेज से चली जाएं, वरना फिर कोई गोली स्टेज की तरफ आ सकती है। जीना ने कहा, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है। जब हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते हैं और मुसलमान मुश्तिल होकर हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो मुझे शर्म से पहले ही मर जाना चाहिए। कोई गोली मेरी तरफ आती है तो आने दो। मैं मर जाना पसंद करती हूँ, या तो यहाँ हिंदू मुसलमानों में यकजहती और मोहब्बत पैदा करूंगी, या फिर यहाँ से मेरी लाश जाएगी। पुलिस अफसर ने माइक पर आकर कहा, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में निहायत दयानतदारी से तहकीकात होंगी और सुहागन देवी इस बात की गवाही देंगी कि हम पुलिस वाले हिंदुओं की हमायत में मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इंसाफ का तकाजा है वो ही करेंगे। फॉर गॉड सेक, आप लोग शांत हो जाएं और नतीजे का इंतजार करें, वरना आपके इश्तियाल में आने से फसादात फिर शुरू हो जाएंगे। किबरिया जीना को अपने साथ लेकर चंद मुसलमानों के हमरा वहीं एक मकान के अंदर चला गया। माइक पर कहा गया कि देवी जी यहाँ मौजूद हैं और इस मकान के अंदर से आपको मुखातिब करेंगी ताकि वो दुश्मनों से महफूज रह सकें। जान मोहम्मद के भाई एहसान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर ने फ़ोन के जरिए मुंबई पहुंचने वाले जान मोहम्मद से गुफ्तगू की थी। उसने बताया था कि वो देवी जी के बंगले में शकुंतला के साथ खैरियत से है। पुलिस के सवाल करने पर उसने जवाब दिया था कि हाँ, मेरे भाई एहसान मोहम्मद और शकुंतला के भाई धीरज ने आपस में गठजोड़ किया था, मेरे और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थी और हमारी मोहब्बत को एक बहाना बनाकर फसादात शुरू करवाए थे। पुलिस अफसर उस वक्त माइक के सामने खड़ा हुआ मुसलमानों से कह रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने फ़ोन के जरिए जान मोहम्मद से गुफ्तगू की थी। मैंने वहाँ के पुलिस वालों से भी रब्ता किया था और उनसे कहा था कि वो जान मोहम्मद से मिलकर उसके जिंदा सलामत रहने की तस्दीक करें। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ दुश्मनों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ जान मोहम्मद के भाई एहसान अहमद को गिरफ्तार किया और उसके साथ मिलकर साजिश करने वाले हिंदू धीरज को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसने सबके सामने मोबाइल फ़ोन निकाला और हिंदुओं के इलाके के थानेदार से रब्ता करके उसे हुक्म दिया कि वो फ़ौरन ही धीरज को गिरफ्तार करे और उसे फरार होने का मौका ना दे। इस जलसे के मुंतजिम ने मजमा से मुखातिब होकर कहा, मेरी बहनों और भाइयों, आप इंतज़ार करें, हम ये माइक मकान के अंदर ले जा रहे हैं, देवी जी वहाँ से आपको मुखातिब करेंगी। जलसा मुंतशिर हो रहा था, लोग इधर उधर जा रहे थे। ये ऐलान सुनने के बाद फिर वापस आकर बैठने लगे। थोड़ी देर बाद जीना ने माइक के जरिए कहा, मेरी बहनों और भाइयों, मुझे अफसोस है कि आपसे मुखातिब होने के दौरान में एक नागवार वाक़या पेश आया। मेरी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। ये कहावत दुरुस्त है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि ऐसे वक्त मजहबी जोश और जुनून में ना आए। ये ना समझे कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुओं की हमायत में बोलूंगी, जो इंसाफ का तकाजा है वही बोलूंगी और वही करूंगी। हम सब जरा अकल से सोचें तो ये बात समझ में आएगी कि ना तो तमाम हिंदू शरपसंद हैं और ना ही तमाम मुसलमान फरिश्ते। जिस तरह हिंदुओं में कुछ शरपसंद हैं तो मुसलमानों में भी शरपसंद मौजूद हैं। इस बात का खुला सबूत आपके सामने है। आपके सामने एहसान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है और उधर धीरज को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मामला इस गिरफ्तारी पर ख़त्म नहीं होगा और ना ही उनको सजा देने से मुसलमानों और हिंदुओं में यकजहती पैदा होगी, क्योंकि एहसान मोहम्मद और धीरज महज आलयकार हैं। उनके पीछे उनको कठपुतली की तरह नचाने वाले हाथ दूसरे हैं। वो मुफाद परस्त सियासतदान असम्बलियों में पहुंचने और अपनी लीडरी चमकाने के लिए मासूम नाख्वानदा और सियासत से बेखबर रहने वाले अवाम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसे भड़काने वाले और फसादात बर्पा करने वाले मेरी नज़रों से छुपे नहीं रहेंगे। वो पुलिस और कानून के दूसरे मुहाफिजों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। मैं अपनी आत्मा शक्ति के जरिए उनकी शाहरग तक पहुंच जाऊंगी। मैं आपके दुख दर्द में शरीक होने के लिए आई हूँ। आप यहाँ सुबह से मेरी आमद का इंतजार कर रहे थे। मैं आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगी। मुझे मालूम है कि अगर 1 दर्जन हिंदू मारे गए हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा है तो उनके मुकाबले में 1,000 मुसलमान मारे गए हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनके घरों को जला दिया गया है। इस तरह तबाह बर्बाद होने वाले मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। मैंने हिंदू बहनों और भाइयों की सहायता के लिए फिलहाल 2 करोड़ रुपए दिए हैं। चूंकि आप लोगों की तादाद ज्यादा है इसलिए मैं अभी 4 करोड़ रुपए दे रही हूँ। इसके बाद भी ज़रूरत होगी तो और भी बहुत कुछ देती रहूंगी और आपके दुख दर्द में काम आती रहूंगी। बाहर जलसे में लोग तालियां बजा रहे थे और सुहागन देवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। किबरिया ने कहा अब हम रेस्ट हाउस में जाकर आराम करेंगे। वहां के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने कहा अब रात का खाना खाने का वक्त हो चुका है। हमने आपके लिए खाने पीने का एहतमाम किया है, प्लीज़ आप इनकार नहीं करेंगे। जो भी हम पेश करेंगे आप तनावल फरमाएंगे। जीना और किबरिया ने रात का खाना मुसलमानों के साथ बैठकर खाया, फिर वहां से रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। ये इतला हिंदू और मुसलमानों तक पहुंचा दी गई कि अब उन्हें कल दिन के 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। 4 बजे से 6 बजे तक सुहागन देवी हिंदू और मुसलमानों से सामने वाले मैदान में मुलाकात किया करेंगी। शहर से बाहर एक बड़ा सा खूबसूरत रेस्ट हाउस था। वो दोनों वहां आ गए। वहां उन्हें तन्हाई में बहुत से मामलात पर गुफ्तगू करनी थी। ये भी मालूम करना था कि किसके इशारों पर जीना को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। उसने किबरिया से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा जानी दुश्मन कौन हो सकता है? अभी ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम हो जाएगा। वैसे ये पेचीदा सियासत मालूम होती है। जब तक तुम हिंदुओं के इलाके में थी किसी ने तुम पर एक कंकर भी नहीं फेंका। मुसलमानों के इलाके में तुम पर गोली चलाई गई। तुम्हारे दुश्मन तासुर देना चाहते हैं कि तुम मुसलमानों के इलाके में महफूज नहीं रहोगी, तुम्हें हिंदुओं के इलाके में रहना चाहिए। साजिश करने वालों ने एक हिंदू को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। क्या उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि वो हिंदू पकड़ा जा सकता है और भेद खुल सकता है? उन्हें पूरा यकीन होगा कि वह फायरिंग करता हुआ बचकर निकल जाएगा, कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा। उसकी बदकिस्मती थी कि वो पकड़ा गया और मारा गया। वो परेशान होकर बोली इस तरह तो सारे हिंदू बदनाम होंगे। ये चंद साजिश करने वाले अपनी पूरी कौम को क्यों बदनाम करते हैं? हिंदू हों या मुसलमान हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इक्तदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया और जज्बाती तौर पर भड़काया जाता है। ये तो मालूम करो वो बड़ा सियासी लीडर कौन है, उसका नाम क्या है और वो क्या गड़बड़ करता फिर रहा है। किबरिया हिंदू और मुसलमानों के कितने ही मुअज़्ज़ज़ अफराद के दिमागों में पहुंच चुका था। उसने एक हिंदू रहनुमा के ख्यालात पढ़े, उसके जरिए मालूम किया कि वो बड़ा सियासी लीडर कौन है। पता चला उसका नाम देवराज पटेल है। वो कई बार इलेक्शन जीतकर असम्बली में पहुंच चुका है और किसी न किसी वजारत का ओहदा संभालता रहता है। किबरिया ने उस हिंदू रहनुमा को फ़ोन पर उससे बात करने के लिए राजी किया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर उसके नंबर डायल करने लगा। फिर राब्ता होने पर बोला मैं तुलसी राम बोल रहा हूँ, पटेल साहब को मेरा नाम बताओ, वो मुझसे ज़रूर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद देवराज पटेल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो तुलसी राम जी, मैं तो आपको फ़ोन कर चुका था, आप मौजूद नहीं थे। यहाँ हमारी एक ख़ास मीटिंग जारी है, आप अभी चले आए। उसने कहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। वह रिसीवर रखकर जाने लगा। किबरिया उससे पहले ही देवराज पटेल के दिमाग में पहुंच गया। वह अपने बंगले के अंदर ज़ाती कॉन्फ्रेंस रूम में चंद मोतबर और अपने खास लीडरों के साथ बैठा हुआ था। सुहागन देवी के सिलसिले में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। उनमें से एक कह रहा था हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा और सियासी लीडर पैदा हुए। सभी ने कोशिशें की कि इंसान इंसान से ना लड़े और फिर हिंदू मुसलमान एक दूसरे से झगड़ा ना करें, लेकिन आज तक किसी की नसीहत ने ऐसा नहीं किया। फिर ये सुहागन देवी कौन सा पहाड़ काट लेंगी, कौन सी नामुमकिन बात को मुमकिन कर देंगी। एक और ने कहा ये करोड़ों रुपए हिंदू और मुसलमानों को दान कर रही हैं, दोनों के दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। करोड़ों रुपए खा पी कर हजम हो जाएंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो अजली दुश्मनी है वो कायम रहेगी, देवराज पटेल ने कहा, और हम इसे कायम रखेंगे। इन फसादात में हज़ारों लोग मारे गए हैं, इस हिसाब से उनके हज़ारों वोटर कम हो गए हैं, यानी मेरे मुखालफों की तादाद में कमी हो चुकी है।
अब मुझे हिंदू के वोट से ही कामयाबी हासिल होगी। उसके एक साथी लीडर ने कहा, लेकिन पटेल साहब, ये बात बहुत ही गलत हो गई। उस इलाके में किसी हिंदू को जाकर देवी पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। हाँ, ये गड़बड़ तो हुई है, हिंदू बदनाम होंगे, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। जो मुसलमान आलाकार मेरे पास मौजूद हैं उन्होंने देवी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कह रहे थे कि अपने इलाके में देवी पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर पकड़े गए तो उनका कीमा बना दिया जाएगा। 6 मुसलमान मेरा काम करते हैं, मेरा खाते हैं और मेरे काम करने से ही इनकार कर दिया। वो ज़रा तवक्कुफ के बाद बोला, ये तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने दुरुस्त ही कहा कि पकड़े जाएंगे तो भेद खुल जाएगा। यही देखो कि हमारे एक हिंदू पकड़ा गया है और मारा गया है। बदनामी तो वैसे भी होती, ऐसे भी हो रही है। वो जो मारा गया है वो तो वैसे भी बदमाश और कातिल की हैसियत से मशहूर है, पुलिस की ब्लैक लिस्ट में रहता है। कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा कि मैंने उसे आलाकार बनाकर देवी को कत्ल करने के लिए भेजा था। उसने कहा, यह बात मशहूर है कि सुहागन देवी आत्मा शक्ति के जरिए बहुत सी ढकी छुपी बातों को मालूम कर लेती हैं। हो सकता है कि सिलसिले में भी मालूम कर ले, फिर आप और हम सब ही मुसीबत में पड़ेंगे। वो कोई सचमुच की देवी नहीं है कि उसे आत्मा शक्ति हासिल हो, पता नहीं वो कैसे हथकंडों से मालूम करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई शोबदेबाज होगी। उसने मुसलमानों के जलसे में ध्यान ज्ञान के बाद मालूम किया था कि जान मोहम्मद जिंदा है। उसके कत्ल में उसके भाई और शकुंतला के भाई धीरज का हाथ है। देवराज पटेल ने कहा, साफ जाहिर होता है कि उसने ध्यान ज्ञान के जरिए बातें मालूम नहीं की हैं। दरअसल वो जान मोहम्मद किसी तरह कत्ल होने से बच गया था और फरार होकर देवी के बंगले में पहुंच गया। वहां वो पनाह ले रहा था। उसने उसे छुपा रखा था। यहाँ कर ये जाहिर कर रही थी कि उसने यह सब कुछ आत्मा शक्ति के जरिए मालूम किया। ऐसे वक्त किबरिया ने उसके अंदर सुहागन देवी की आवाज़ पैदा की। वो एकदम से चौंक कर कुर्सी पर उछल कर बैठ गया। सबने उसे देखा, फिर एक ने पूछा, पटेल साहब क्या हुआ? हाँ, उसने खाली खाली नजरों से अपने आसपास बैठे हुए अफराद को देखा, फिर कहा, कुछ नहीं, वो मैं क्या कह रहा था, आप कह रहे थे कि वो कोई देवी नहीं है। शोबदेबाजी दिखाती और भोले भाले लोग उसे देवी समझने लगते हैं। किबरिया ने उसके दिमाग में सुहागन देवी की आवाज़ पैदा की, ओम नमस्ते वाह। वो एकदम से चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। दूसरों ने उसे देखा, फिर पूछा, मुरारी जी क्या बात है? वो अपने साथियों को देखकर हिचकिचाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस वो हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो सचमुच देवी है या धोखेबाज है, मगर जब तक कोई सबूत ना हो हमें उसे धोखेबाज नहीं कहना चाहिए। एक और शख्स ने कहा, वो तो सरासर धोखेबाज है। ये देखो कि मुंबई के कितने बड़े बड़े सरमायादारों को फांस रखा है। उनसे लाखों करोड़ों रुपए गरीबों की इमदाद के लिए लेती है, लेकिन देती कितना होगी? अगर उसने यहाँ हिंदुओं को 2 करोड़ दिए हैं तो अपने बैंक अकाउंट में 4 करोड़ जरूर छुपा कर रखे होंगे। वो देवी बनकर बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, बहुत मुनाफा हासिल कर रही है। किबरिया ने उसके दिमाग में सुहागन देवी की आवाज़ पैदा की। वो फिर एकदम से अपने सर को थामकर सोचने लगा। दूसरे लीडरों ने उसे देखा, फिर एक ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? भंडारी ने कुछ कहते और कुछ ना समझते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मैंने सुहागन देवी की आवाज़ सुनी है। मुरारी ने कहा, ए भगवान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी यही महसूस किया था। मुझे भी सुहागन देवी की आवाज़ सुनाई दी थी। उन सब ने देवराज पटेल को देखा। वो हिचकिचाते हुए बोला, हाँ मैंने भी उसकी आवाज़ सुनी थी। एक शख्स ने कहा, मैं देख रहा हूं कि जो भी सुहागन देवी के खिलाफ बोलता है या उसे बुरा कहता है तो उसे अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कहती है। राज पटेल ने कहा, मैंने तो बस एक ही लफ्ज़ सुना है, ओम नमस्ते वाह। मुरारी ने कहा, बिल्कुल मैंने भी यही सुना है। भंडारी ने भी तायद में कहा, हाँ मैंने भी यही कुछ सुना है। क्या ये देवी की तरफ से कोई वार्निंग तो नहीं है? पटेल ने हकारत से कहा, मैं सियासी जंग लड़ता रहता हूँ, कितने ही मुझे चैलेंज करते रहते हैं, वार्निंग देते रहते हैं और मैं उनकी ऐसी की तैसी करता रहता हूँ। ये देवी क्या चीज़ है? उसकी बात खत्म होते उसे फिर अपने अंदर सुहागन देवी की आवाज़ सुनाई दी। वो फिर चौंक गया, घबरा गया, परेशान होकर अपने साथियों को देखने लगा। मुरारी ने पूछा, क्या बात है, क्या आपने फिर उसकी आवाज़ सुनी है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मुरारी ने कहा, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। अगर हम उसकी बुराई किए बगैर उसका बुरा कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो यही बात है। उनके साथी ने कहा, यह क्या बात हुई? जब आप लोग उसका बुरा कर रहे हैं तो उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है सुहागन देवी का बुरा करते रहो तो वो वार्निंग नहीं देती है। उसकी बात खत्म होते ही उसे अपने अंदर आवाज़ सुनाई दी। वो बोलने लगा, एकदम से बुखला गया, फिर बोला, अभी अभी मैंने भी उसकी आवाज़ सुनी है। उसी वक्त एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आया। देवराज पटेल ने कहा, वो ठाकरे क्या खबर है? बहुत बुरी खबर है। देवी जी वाकई महाज्ञानी है, उन्हें अंदर की बात मालूम हो जाती है। उन्होंने एहसान मोहम्मद को मुजरिम साबित कर दिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरज को भी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया था। मैंने फौरन ही उसे फ़ोन पर कह दिया कि वो अपनी खैरियत चाहता है तो गुजरात छोड़कर कहीं रूपोश हो जाए। वो यहाँ से फरार हो चुका है। देवराज पटेल ने कहा, वो कोई महाज्ञानी नहीं है। जान मोहम्मद जिंदा बचकर इत्तफाक से उसके बंगले में पहुंच गया। उसे सब कुछ बता चुका है। पुलिस वालों को भी अपने कातिलों के खिलाफ बयान दे रहा है, इसलिए एहसान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि धीरज कहाँ तक बचता फिरेगा। इंस्पेक्टर ठाकरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। वो कोई महाज्ञानी नहीं है, आत्मा शक्ति उसके पास नहीं है, बस वो फ्रॉड करी है।
उसकी बात खत्म होते उसे सुहागन देवी की आवाज़ अपने अंदर सुनाई दी। इंस्पेक्टर एकदम से चौंक कर एक कदम पीछे चला गया। पटेल ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? उसने एक हाथ से अपने सर को थाम कर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसने आगे कुछ नहीं कहा। भंडारी ने पूछा, क्या तुमने अभी अपने अंदर देवी जी की आवाज़ सुनी है? इंस्पेक्टर ने चौंक कर उसे देखा, फिर पूछा, ये तुम कैसे जानते हो? हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। जब भी हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो हमें अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुमने भी यही सुना है? उसने हाँ हाँ के अंदाज में कई बार सर हिलाया, फिर कहा, हाँ मैंने भी यही सुना है। अगर उनमें से कोई एक ऐसी आवाज़ें सुनता तो कहा जाता कि ये फरेबे समात है, देवी जी उसके हवास पर छा गई है, इसलिए वो ऐसी आवाज़ें सुन रहे। लेकिन वहाँ सबके साथ यही हो रहा था। जो जीना की बुराई कर रहा था वो सब अपने अंदर उसकी आवाज़ सुन रहे थे। इंस्पेक्टर ठाकरे ने हैरानी और परेशानी से कहा, ताज्जुब है, क्या सचमुच आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है? हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम फिर आजमा कर देख सकते हो। जब तक उसकी बुराई नहीं करोगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे ही बुराई करोगे तुम्हें अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगता है जैसे वो हमें वार्निंग दे रही है। ठाकरे ने कहा, मैं नहीं मानता, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इत्तेफाक से मैंने उसकी आवाज़ सुनी हो, या मुझे उसकी आवाज़ सुनने का धोखा हुआ हो। उसकी बात खत्म होते ही उसे अपने अंदर सुहागन देवी की सरगोशी सुनाई दी। धोखा, धोखा, तूने कानून को धोखा दिया है। तेरा फर्ज था कि तू कातिल को गिरफ्तार करता, तूने उसे भगा दिया है। तेरा क्या बनेगा ठाकरे? इंस्पेक्टर ठाकरे चकराकर गिरते गिरते कुर्सी पर बैठ गया। बौखलाकर कहने लगा, वो बोल रही है, देवी जी मेरे अंदर बोल रही है, वो मुझे वार्निंग दे रही है। वो सब हैरानी और परेशानी से उसे देख रहे थे, यकीन कर रहे थे कि उसके अंदर ऐसा हो रहा होगा। वो उसे पूछने लगे, देवी जी क्या कह रही हैं? तुम इतना परेशान क्यों हो गए? पुलिस वाले होकर घबरा रहे हो? वो सहमे अंदाज में बोला, आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो आप भी घबराएंगे। क्या पहले कभी आपने अपने अंदर किसी की आवाज़ सुनी है? क्या किसी ने आपके अंदर आकर वार्निंग दी थी? वो साफ साफ कह रही है कि मुझे धीरज को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अब मेरा क्या बनेगा? ये उसके अल्फाज हैं जो मैंने साफ साफ अपने अंदर सुने हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। देवराज पटेल ने कहा, तुम्हारे आगे दो ही रास्ते हैं, या तो जाहिल जनता की तरह उसके अकीदतमंद बन जाओ, उसके सामने हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ो, या फिर अकल से सोचो। ये उसकी शोबदेबाजी हो सकती है, कोई जादुई हथकंडा। अगर हम उसे डर गए तो समझो मर गए। मुरारी ने कहा, ठाकरे तुम पुलिस वाले हो, पत्थर दिल हो, पत्थर बनकर हो। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो सिर्फ वार्निंग दे रही है या हमारे खिलाफ कुछ करना भी जा रही है? भंडारी ने कहा, इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कुछ करे उसे खत्म कर देना चाहिए। पहला हमला नाकाम हुआ था, दूसरा नाकाम नहीं होना चाहिए। पटेल ने कहा, अभी रात के 11 बजे हैं, सुबह तक उसे हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा, अभी मैं रेस्ट हाउस जाऊंगा, वैसे देखूंगा कि वो क्या कर रही है। अगर उसे आमना सामना होगा तो ये भी समझना चाहूंगा कि वो मेरे खिलाफ कुछ करना चाहती है या बोलना चाहती है। अगर उसकी तरफ से खामोशी रहेगी तो फिर मैं समझ लूंगा कि अभी जो कुछ हो रहा है वो मेरे अंदर का डर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देवराज पटेल ने कहा, और जब दिल से डर निकल जाए तो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे और उसके साथी को गोली मार दोगे? ठाकरे ने परेशान होकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। अगर वो सचमुच की देवी है तो मुझ पर अजाब नाजिल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसके और उसके साथी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा जाऊंगा। कोई चशमदीद गवाह नहीं होगा। उस रेस्ट हाउस में एक बावर्ची और एक मुलाजिम है। मैं उन दोनों को अच्छी खासी रकम देकर खरीद लूंगा। अगर वो बिकना नहीं चाहेंगे तो उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। हमें हर हाल में उसे खत्म करना ही होगा। वो देवी बनकर मेरा सियासी कैरियर खत्म करने आई है। इससे पहले कि वो मेरे तमाम मंसूबे खाक में मिलाए, मैं उसे खाक में मिला देना चाहता हूँ। बोलो, उसे और उसके साथी को खत्म करने के लिए कितनी रकम लोगे? मैं अभी चेक लिख कर देता हूँ। ठाकरे ने आसपास बैठे अफराद को देखा। उनमें से एक ने कहा, ठाकरे हमसे क्या पर्दा है, पटेल साहब से लेन देन तो सभी का रहता है। तुम बताओ कितनी रकम लोगे? वो बोला, मैं दोनों को ख़त्म करने के 1-1 लाख रुपए लूंगा, मगर ये 2 लाख रुपए नकद लूंगा। चेक लेने से पकड़ा जाऊंगा। देवराज पटेल ने ताइद में सर हिलाकर कहा, मैं भी चेक दूंगा तो कभी मुहासबा हो सकता है कि मैंने तुम्हें 2 लाख का चेक क्यों दिया था। कल सुबह बैंक खुलने के बाद तुम्हें 2 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे। शर्त यही है कि तुम सुबह से पहले उनकी मौत की खुशखबरी सुनाओगे। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मैं सुबह से पहले जरूर खुशखबरी सुनाऊंगा। वो उन सबको प्रणाम करके चला गया। किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना से कहा, एक कातिल हमारी तरफ आ रहा है। उसने परेशान होकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर बोला, फिक्र न करो, इस बार हम अपने दुश्मन को जान से नहीं मारेंगे, या तो उसे खुद ही मरने पर मजबूर कर देंगे, या वो सब तुम्हारे कदमों में गिरकर अपने संगीन जुराइम का इकरार करते हुए खुद को कानून के हवाले करेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे तमाशे होंगे जिन्हें देखकर हिंदू मुसलमान सब इबरत हासिल करेंगे और आइंदा दंगे फसादात से बाज आ जाएंगे। आला बीबी दिल्ली में मेरे साथ थी, जिस तरह किबरिया मुंबई में हमजा खान के नाम से रहने लगा था और ये साबित कर चुका था कि वो जर्मनी की एक दवासाज कंपनी का शेयर होल्डर है और मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसी तरह हम बाप बेटी भी यहाँ दिल्ली में अच्छी तरह कदम जमा चुके थे।
शांताबाई एक बहुत ही अमीर कबीर औरत थी। बाप के मरने के बाद उसे 500 करोड़ रुपए की दौलत और जायदाद मिली थी। उसका बाप बहुत बड़ा सर्जन था, एक बहुत बड़े और मशहूर अस्पताल का मालिक था। उस अस्पताल का नाम उसने अपनी बेटी शांता के नाम पर रखा था। अब से 17 बरस पहले शांता तालीम के सिलसिले में लंदन चली गई थी। वहां उसे एक नौजवान अंग्रेज से मोहब्बत हो गई थी। उसके साथ दिन रात गुजारती रहती थी। नतीजे के तौर पर उसके पांव भारी हो गए, वो परेशान हो गई। उसने अपने आशिक से कहा, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मुझसे फौरन शादी कर लो। उस आशिक ने कहा, तुम जानती हो मेरा ताल्लुक शाही खानदान से है, मैं किसी भी दूसरे खानदान और दूसरे मुल्क की लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो लाखों पाउंड्स की दौलत और जायदाद से महरूम हो जाऊंगा। शांताबाई ने पूछा, क्या तुम मुझे बदनाम होने के लिए छोड़ दोगे? मैं ऐसा भी हरजाई नहीं हूं। तुमसे सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा, तुमको बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं तो बदनाम होने वाली हूं। अब तो इतने दिन गुजर चुके हैं कि बच्चे को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे तो पैदा करना ही होगा। तुम इसकी फिक्र ना करो, इसे पैदा होने दो। जब तक लंदन में हो और तालीम हासिल करी हो, राजदारी से इसकी परवरिश करो। मैं इसके लिए बाकायदा गवर्नेंस वगैरह का इंतज़ाम करूंगा। इसकी तालीम और तरबियत में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगी तब भी मैं इसकी हिफाजत करता रहूंगा। जब हमारी औलाद तालीम हासिल करके जवान होगी तो तुम इस पर फख्र करोगी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। तकरीबन 3 बरस तक उसे दूध पिलाती रही, उस पर अपनी ममता निछावर करती रही। फिर उसकी तालीम मुकम्मल हो गई। ऐसे ही वक्त उसके बाप का देहांत हो गया। माँ तो बरसों पहले ही मर चुकी थी। अब अपने बाप की जायदाद और दौलत को संभालने के लिए उसका हिंदुस्तान जाना जरूरी हो गया था। उसके महबूब जॉर्ज एंडरसन ने कहा, तुम्हें तो तनहा जाना होगा, बच्ची को साथ नहीं ले जा सकोगी क्योंकि वहां कबारी कहलाती हो। वो परेशान होकर बोली, यही तो मजबूरी है कि मैं अपनी बच्ची के बगैर कैसे रहूंगी और ये मेरे बगैर कैसे रहेगी। एंडरसन ने कहा, इसकी फिक्र न करो, मैं इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हमने जो गवर्नेंस रखी है वो बहुत फर्जशनास है। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्ची की परवरिश करती रहेगी। वो मजबूर होकर अपनी बेटी नेहा को लंदन में छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। वहां उसने अपने बाप की तमाम दौलत और जायदाद को पहले अपने नाम कराया, फिर पूरी तरह खुद मुख्तार होने के बाद अपने खानदान में ऐलान किया कि वो लंदन में शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। इस बात पर उसके खिलाफ कई बातें हुई, लेकिन मुंह पर किसी को कहने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि वो बेइंतहा दौलतमंद थी। कोई उस पर कीचड़ नहीं उछाल सकता था। वह 6 माह बाद ये कहकर लंदन गई कि अब अपने शौहर और अपनी बेटी नेहा के साथ वापस आएगी। लंदन में उसे अपनी बेटी नेहा मिल गई, लेकिन शौहर नहीं मिल सकता था क्योंकि उसने शादी नहीं की थी और ना ही जॉर्ज एंडरसन उसे बीवी की हैसियत से अपनी सोसाइटी में पेश कर सकता था। उसने कहा, सॉरी शांता, मैं ना तुमसे शादी कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जा सकता हूँ। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हो सके तो किसी अच्छे हिंदुस्तानी से शादी कर लो। वो शादी नहीं करना चाहती थी, एक ही तल्ख तजुर्बा काफ़ी था। वो बेटी को लेकर जब हिंदुस्तान पहुंची तो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और मांग में सिंदूर नहीं था। उसने बताया कि उसके पति का देहांत हो चुका है और अब वो विधवा हो चुकी है। कई रिश्तेदार ये सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि उनके जवान बेटे या जवान भाई ये उम्मीद करने लगे थे कि वो विधवा होने के बाद उनमें से किसी एक के साथ ज़रूर शादी करेगी। कितने ही नौजवान और अधेड़ उम्र के लोग उस पर डोरे डालते रहे और नाकाम होकर उसके खिलाफ साजिशें भी करते रहे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। विधवा रहकर ही जिंदगी गुजार सकती थी। उसने किसी से शादी नहीं की। बेटी जब 6 बरस की हुई तो वो उसे लंदन ले गई, वहीं उसकी रिहाइश और तालीम का इंतजाम किया। उसे लंदन में ही रहने दिया और खुद हिंदुस्तान आकर अपने बाप के उस मशहूर और मारूफ अस्पताल के मामलात को संभालती रही। इस अस्पताल की नेकनामी के बायस उसे भी नेकनामी मिलती रही और वह दौलत कमाती रही। उसकी बेटी नेहा बरस 2 बरस बाद चंद दिनों के लिए हिंदुस्तान आती थी, माँ से मिलती थी, रिश्तेदारों से मुलाकात करती थी, फिर वापस चली जाती थी। अब रिश्तेदारों की उम्मीद बंधी थी कि माँ ने शादी न की ना सही, अब बेटी 6-7 बरसों में जवान होने वाली है, उनकी औलादें भी जवान हो चुकी हैं, उनसे नेहा की शादी हो सकती है। जब नेहा 10 बरस की हुई तो तमाम रिश्तेदार मायूस हो गए क्योंकि वह लंदन छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी, फिर हिंदुस्तान वापस नहीं आई। मैं शांताबाई और उसकी बेटी नेहा की ये मुख्तसर रुदाद इसलिए पेश करूं कि अब शांताबाई से मेरा और आला बीबी का गहरा ताल्लुक हो चुका है। जब उसकी बेटी नेहा 16 बरस की हुई तो उसे इतला मिली कि वह सख्त बीमार है। वो बेटी को देखने के लिए न्यूयॉर्क गई। बेटी अस्पताल में थी। माँ के पहुंचने के दूसरे दिन ही उसका इंतकाल हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी जवान बेटी देखते ही देखते अचानक मौत के मुंह में चली जाएगी। वो कुछ रोज़ न्यूयॉर्क में रहकर बेटी की अब्दी जुदाई का मातम करती रही, फिर हिंदुस्तान आ गई। जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची तो मैं वहां मौजूद था। ऐसे वक्त कोई खास वाकया पेश नहीं आया। वो अपना सामान ट्रॉली में रखकर बाहर आ रही थी, तभी मुझसे सामना हो गया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, वो साड़ी के आंचल से आंखें पहुंच रही थी। उसके आंसू ने मुझे मुतासिर किया। मैंने सोचा, पता नहीं इस पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, ये क्यों रो रही है। मैंने आगे बढ़कर उसकी ट्रॉली को थाम कर कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बोली, नहीं शुक्रिया, मैं ये ट्रॉली अपनी कार तक ले जा सकती हूँ।
मैंने उसकी ट्रॉली पकड़कर उसे धकेलते हुए कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे अपना बड़ा भाई समझो, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ। वो फिर आंसू पहुंचते हुए बोली, कुछ नहीं। मैं उसके अंदर पहुंच गया, तब पता चला कि 16 बरस की जवान बेटी मर चुकी है। उसका सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने आधे मिनट में ही उसके मुख्तसर से अहम ख्यालात पढ़ लिए और उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं उसके आंसू किस तरह पहुंच सकता हूँ और उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इसके आंसू किस तरह पहुंच सकता हूँ और अपना काम भी किस तरह निकाल सकता हूँ। पार्किंग एरिया में उसकी कार नहीं थी। उसने कहा, मैंने फ़ोन पर कहा था कि मेरी कार लाई जाए, पता नहीं क्या बात हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पास किराए की कार है, मैं आपको अभी आपकी मतलूबा जगह पहुंचा दूंगा। मैंने उसका सामान अपनी कार की डिग्गी में रखा, वह मेरे साथ बैठ गई। फिर मैंने कार में अपने होटल की तरफ जाते हुए आला बीबी को मुखातिब किया। उसने मेरे पास आकर पूछा, यस पापा, क्या बात है? मेरे साथ एक खातून बैठी हुई हैं, इनके दिमाग पर कब्जा जमाओ, इन्हें मालूम ना हो कि मैं इन्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। आला बीबी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। मैंने उसे कहा, मैं इसे अपने होटल के कमरे में ले जा रहा हूँ, इस पर मुख्तसर सा तनवीम में अमल करूंगा, तुम अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। फिर मैं अपना मंसूबा बताता हूँ कि आइंदा हमें यहाँ छुपकर रहने के लिए क्या करना होगा। आला बीबी मद्रास के इलाके में थी, इधर से उधर भटक रही थी। मेरा भी कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। मैं इंडियन पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को धोखा देता रहता था और छुपकर रहने की कोशिशें करता रहता था। हमारे मुकाबले में किबरिया बड़ी कामयाबी से छुपा हुआ था, कोई उस पर कभी शुबा नहीं कर सकता था। शांताबाई गायब दिमाग रही। आला बीबी की मर्जी के मुताबिक मेरे साथ होटल में आई, फिर वहां से चलती हुई मेरे कमरे में पहुंच गई। मैंने उसे कहा, आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। उसने मेरी हदायत पर अमल किया, बिस्तर पर लेट गई, जिस्म को ढीला छोड़ दिया, फिर आंखें बंद कर ली। मैंने टेलीपैथी के जरिए उसे सुलाया, फिर उस पर मुख्तसर सा तनवीम में अमल करने लगा। मैंने उसके जहन पर यह नक्श किया कि उसकी बेटी नेहा जिंदा है, उसे किसी तरह कभी सदमा नहीं पहुंचा है। वो बीमार थी, सेहतियाब हो चुकी है और अब उसके साथ न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान वापस आई है। मैंने दूसरी बात यह उसके अंदर नक्श की कि उसका एक मुंह बोला भाई है, उसका नाम धर्मवीर है। वो पहले लंदन में और फिर न्यूयॉर्क में उसकी बेटी नेहा का सरपरस्त बनकर रहता था। अब वो भी न्यूयॉर्क छोड़कर नेहा के साथ हिंदुस्तान में रहने के लिए आया है और यहाँ रहकर शांताबाई का कारोबार संभालेगा और उसके अस्पताल के मामलात की निगरानी करता रहेगा। मैंने ऐसी चंद अहम बातें उसके जहन में नक्श की, फिर उसे 4 घंटों तक तनवीमी नींद सोने की हदायत की। वो सोती रही। आला बीबी मेरे कमरे में आ गई। शांताबाई न्यूयॉर्क से अपनी बेटी नेहा की तमाम तस्वीर, पासपोर्ट और दूसरे अहम कागजात लेकर आई थी। मैंने वह तमाम चीज़ें आला बीबी को दिखाते हुए कहा, अपनी तस्वीरें यहाँ पासपोर्ट और वीज़ा में नेहा की जगह लगा दो। मैं इस पर ठप्पा लगवाऊंगा कि तुम अपनी माँ और अपने सरपरस्त धर्मवीर के साथ यहाँ आई हो। मुझे भी धर्मवीर की हैसियत से खुद को यहाँ साबित करना था। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और मुतल्लिका अफसरान के दिमागों में पहुँचने लगा। अपने लिए पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवाने लगा। मेरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूंछें थी, मैंने उनका सफाया किया। चेहरे की बनावट में हल्की सी तब्दीली की। उसके मुताबिक इंस्टेंट कैमरे से फ़ौरन अपनी तस्वीर उतारी। फिर वो तस्वीरें लेकर मुतल्लिका अफसरान के दफ्तर में पहुंच गया। वहां वो तस्वीरें एक आला अफसर को देकर उसके पास बैठ गया। उसने सिर्फ आधे घंटे के अंदर मेरा पासपोर्ट तैयार किया। फिर मैंने सफारत खाने के एक आला अफसर के पास पहुंचकर अपना वीज़ा तैयार करवाया। नेहा के पासपोर्ट और वीज़ा में उसकी तस्वीरें लगी हुई थी, उनकी जगह आला बीबी ने अपनी तस्वीरें लगा दी। मैंने इमिग्रेशन ऑफिस के दफ्तर में जाकर उन पासपोर्ट और वीज़ा पर ठप्पा लगवाया। इस तरह यह साबित हो गया कि वो नेहा है और अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क से दिल्ली आई हुई है। नेहा इससे पहले 10 बरस की उम्र में हिंदुस्तान आई थी। उसके बाद फिर उसे किसी रिश्तेदार ने नहीं देखा था, सिर्फ माँ उसे देखती रही थी। इन 6 बरसों में वो काफ़ी जवान हो गई थी। उसके कद और चेहरे की साख्त में काफ़ी हद तक तब्दीली आई थी। आला बीबी 17 बरस की थी, कोई उस पर शुबा नहीं कर सकता था। सभी उसे नेहा तस्लीम करने वाले थे। जब तक शांताबाई तनवीमी नींद सोती रही, मैं बहुत मसरूफ रहा। इसी दौरान आला बीबी शांताबाई के ख्यालात पढ़कर उसके तमाम घरेलू और कारोबारी मामलात को अच्छी तरह समझती रही। आइंदा हम बाप बेटी को शांताबाई के बहुत से रिश्तेदारों के दिमागों में पहुंचना था और ये मालूम करना था कि उनमें से कितने अफराद मुंह के मीठे और दिल के कड़वे हैं और दरे पर्दा शांताबाई से दुश्मनी रखते हैं, आइंदा हमसे भी दुश्मनी कर सकते थे। शांताबाई तनवीमी नींद पूरी करके बेदार हो गई। आंखें खोलकर पहले तो बिस्तर पर पड़ी रही, सोचती रही कि वो कहाँ है। मैंने उसके अंदर ख्यालात पैदा किए कि वो अपनी बेटी नेहा और मुंह बोले भाई धर्मवीर के साथ न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंची हुई है। एयरपोर्ट पर तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसका भाई धर्मवीर उसको और उसकी बेटी को होटल ले आया है। वो बेड पर उठकर बैठ गई। मैं आला बीबी के साथ कमरे में आया तो उसने मेरी मर्जी के मुताबिक आला बीबी को नेहा की हैसियत से पहचान लिया। बिस्तर से उतरकर दौड़ती हुई आकर उसे गले लगा लिया। वो भूल गई थी कि बेटी मर चुकी है। टेलीपैथी की जादूगरी ने उसकी बेटी को फिर से जिंदा कर दिया। अब उसके अंदर कोई सदमा नहीं रहा था। मैंने उसके अंदर ये ख्यालात पैदा किए कि न्यूयॉर्क और लंदन में धर्मवीर नामी एक शख्स था जिसे उसने भाई बनाया था। वो उसकी बेटी नेहा की परवरिश और तालीम का जिम्मेदार था और उसका सरपरस्त बनकर रहता था। वही धर्मवीर उसके करीब खड़ा हुआ है। वो आला बीबी को गले लगाए खड़ी हुई थी, उसे चूम रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, भाई मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
आपने मेरी बेटी को बाप और मामू से ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? कि अब अपने रिश्तेदारों में जाकर भी ऐसी बातें करोगी? नहीं, आप मेरे सगों से भी बढ़कर हैं। मैं सबको यही बताऊंगी कि आप मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। आप आज भी नेहा के सरपरस्त हैं, मेरे पास भी इसके सरपरस्त बनकर रहा करेंगे। मैंने उस होटल और रेंटेड कार का बिल अदा किया, फिर शांता और आला बीबी के साथ एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट आया। वहाँ इस टैक्सी को छोड़कर दूसरी टैक्सी में बैठकर शांता बाई के शानदार बंगले में पहुंचा। वहाँ खबर हुई कि शांता ही हुई है, तो तमाम रिश्तेदार बाहर चले आए। वो हैरानी से पूछ रहे थे कि शांता बाई अब तक कहाँ रह गई थी। जहाज तो 5 घंटे पहले आ गया था। शांता बाई ने नाराजगी से कहा, मैंने फ़ोन पर इतला दी थी कि एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ, मेरी कार लाई जाए। वहाँ ना तो कार थी, ना ही कोई मुझे लेने आया था। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, बेटी हम एयरपोर्ट आ रहे थे, अचानक कार में खराबी पैदा हो गई, हमें वहाँ पहुँचने में देर हो गई। जब कार की खराबी दूर करके एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ तुम नज़र नहीं आई। फिर इंडियन एयरलाइन के काउंटर से मालूम किया तो पता चला कि तुम इस फ्लाइट से आ चुकी हो। हमने समझ लिया कि तुम टैक्सी में बैठकर यहाँ आ गई हो, लेकिन यहाँ भी आकर हम परेशान होते रहे। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? वो सब बंद रहे। शांताबाई ने कहा, ये मेरे भाइयों से बढ़कर हैं, इनका नाम धर्मवीर है। मैं इनके साथ एक ज़रूरी काम से कहीं गई हुई थी, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। तमाम रिश्तेदार, औरतें और मर्द आला बीबी से मिल रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे और एक दूसरे से बढ़कर अपनी मोहब्बतें जता रहे थे। उनकी मोहब्बतों में कितनी सच्चाई थी, मैं उनके झूठ और सच को रफ्ता रफ्ता बयान करता रहूंगा। मैंने और आला बीबी ने वहां पहुंचते ही एक एक के ख्यालात पढ़ने शुरू कर दिए। उनसे मिलजुल रहे थे, उनकी खुशी के जवाब में खुशी का इजहार कर रहे थे, मगर अंदर से उनके चोरी इरादों को भी समझते जा रहे थे। रात के खाने का वक्त हो चुका था। मेज़ पर खाना लगाया जा रहा था। एक बड़ी सी लॉबी डाइनिंग टेबल के तरफ तकरीबन 1 दर्जन रिश्तेदार बैठे हुए थे। वो सभी करीबी और अहम रिश्तेदार थे। शांताबाई उन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। चूंकि न्यूयॉर्क से बेटी को लेकर आई थी, लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए वो सब वहां जमा हुए थे। उनमें जो सबसे बूढ़ा और उनका बुजुर्ग था वो शांताबाई का चचा था, उसके मरहूम बाप का भाई था। भाई की मौत के बाद उसने कोशिश की थी कि उसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा जमा सके, लेकिन शांताबाई मुकदमा जीत गई थी। उनके दरमियान हमेशा कशीदगी रही थी। फिर उसके चचा मेष भास्कर ने सुलह कर ली थी। उसके सामने हाथ जोड़कर कहा था, बेटी मैं बड़ा होकर तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ, मुझसे भूल हो गई। आइंदा मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर चाहूंगा, मैं तुम्हें बाप से बढ़कर प्यार दूंगा। रिश्तेदारों के दरमियान बदतरीन दुश्मनी भी होती है, फिर सुलह सफाई भी हो जाती है। शांताबाई ने माजी की दुश्मनियों को दरगुजर किया था, लेकिन उनसे ज़रा दूर दूर रहती थी। अपने कारोबारी मामलात में मुदाखलत करने नहीं देती थी। वैसे एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। साजिश करने वालों के लिए इतने ताल्लुकात भी बहुत अहम होती हैं। वो मीठी छुरी बनकर बहुत कुछ कर गुजरती हैं। ऐसे वक्त मैंने ख्याल खोनी के जरिए मालूम किया, शांताबाई का चचा मेष भास्कर ये प्लानिंग कर चुका था कि शांता को तो कभी शीशे में न उतार सका, ना ही उसे मुकदमा जीत सका, मगर अब उसकी बेटी नेहा जवान हो गई है। अगर इसके सर पर माँ का साया नहीं रहेगा तो वो खानदान में बुजुर्ग होने की हैसियत से नेहा का सरपरस्त बन जाएगा। इस ख्याल से उसने मंसूबा बनाया था कि शांता को खाने पीने की चीज़ों में जहर दिया करे, ताकि किसी को शुबा न हो। शांता के बंगले में उसका बावर्ची बहुत वफादार था। अमेश भास्कर ने समझ लिया था कि उसे लाखों रुपए दिए जाएंगे, तब भी वो अपनी मालकन को जहर कभी नहीं खिलाएगा। लिहाजा उसने अपनी सबसे छोटी बेटी बिंदिया के जरिए शांता के खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया था। इस जहर की तासीर ये थी कि वो फौरन असर नहीं करता था, 1.5-2 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता असर करता था। शांता चूंकि परहेजी खाना खाती थी, इसलिए उसका खाना बिल्कुल अलग था। मैंने आला बीबी से कहा, हम वहां रहकर इस तरह ख्यालख्वानी करेंगे कि कभी किसी को हम पर शुबा नहीं होगा। अब हम शांता को जहरीला खाना खाने से रोकते तो बाद में ये सवाल पैदा होगा कि हमें किस तरह किसी की साजिश का इल्म हो गया था। कई दुश्मन हमारी नज़रों में थे, उनसे बाद में बड़ी सहूलत से निमट सकते थे। मैंने अचानक ही शांता के दिल में दर्द का एहसास पैदा किया। वो तकलीफ से बेहाल हो गई। डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठते ही तकलीफ के बायस उठकर खड़ी हो गई। आला बीबी ने उसे सहारा देकर एक सोफे पर बिठाया। सभी उसके आसपास जमा हो गए, पूछने लगे, क्या हुआ? आला बीबी ने कहा, मम्मी को अल्सर की शिकायत है, कभी कभी ऐसा ही शदीद दर्द पैदा होता है। उन रिश्तेदारों के छोटे बच्चे भी थे। एक बच्ची बिल्ली से खेल रही थी। मैंने उस बच्ची के दिमाग में पहुंचकर उसे बिल्ली के साथ डाइनिंग टेबल के करीब आने पर माल किया। वो बिल्ली जब उस बच्ची के साथ मेज़ के करीब आई तो खाने को देखते ही बच्ची की गोद से निकलकर मेज़ पर आ गई। तमाम दोस्त और दुश्मन रिश्तेदार शांता के अतराफ जमा होकर तशवीश का इजहार कर रहे थे। उन रिश्तेदारों में एक डॉक्टर भी था, वो शांता बाई का मुआयना कर रहा था। आला बीबी उस डॉक्टर के अंदर पहुंचकर उसे यह समझने पर मजबूर कर रही थी कि वाकई इसकी मम्मी को अल्सर की शिकायत है और इस वक्त वो शदीद दर्द में मुब्तला है। ऐसे वक्त बच्ची ने जोर से चीख कर कहा, डैड मेरी बिल्ली, देखें मेरी बिल्ली को क्या हो गया। सबने पलट कर देखा तो वो खानों की उन प्लेटों की तरफ थी जो शांताबाई के लिए रखी गई थी। बिल्ली ने उस खाने को खाया था और वहीं मेज पर इधर से उधर तड़प रही थी। फिर वो मेज से नीचे गिरकर एकदम से साकित हो गई। सब हैरानी और परेशानी से उस बिल्ली को देखने लगे।
शांताबाई उठकर बैठ गई, अपनी तकलीफ भूल गई। रमेश भास्कर इस नाकामी पर कुछ परेशान हो गया। उसने फौरन उस बावर्ची की गर्दन पकड़कर उसकी पिटाई करते हुए पूछा, तूने मेरी बेटी के खाने में जहर मिलाया था? कमबख्त, मेरी बेटी तुझ पर इतना भरोसा करती है और तू इसकी जान लेना चाहता है? शांता ने चीख कर कहा, अंकल इसे छोड़ दें, इसे ना मारें। उसने हाथ रोक लिया, फिर कहा, बेटी अगर ये बिल्ली खाना ना खाती तो अभी हम तुम्हें मुर्दा देखते, और तुम कह रही हो कि इसे छोड़ दिया जाए, मुआफ कर दिया जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि महाराज मेरा पुराना बावर्ची है, पिताजी के ज़माने से हमारा वफादार है, इसने मुझे गोद में खिलाया। मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना इस पर कभी शुबा करूंगी। शांताबाई की फूफी ने कहा, बेटी इस पर शुबा नहीं है तो फिर किस पर है? क्या हम में से किसी ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की थी? वो सख्त लहजे में बोली, हाँ यही हो सकता है। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर की रिश्तेदारी रखो। मैं नहीं जानती कि आप लोगों में से कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। अगर आप सब चाहते हैं कि आप पर कोई भी इल्ज़ाम ना आए तो फिर अभी मालूम करें कि मुझे इस खाने में किसने जहर मिला कर दिया है। वो सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि पुलिस और इंटेलिजेंस वाले आएँ, ख्वामखा मेरी सबकी होगी। शर्म से सर झुकेगा कि मेरे खानदान में ऐसे जलील और कमीने किस्म के लोग हैं। रमेश भास्कर ने शांता के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से कभी दुश्मनी नहीं कर सकता था। पहले इससे इख्तलाफात मोल लेकर पछता रहा था। मैंने इससे मुआफ़ी भी मांगी थी। मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, इसने मुझे मुआफ़ कर दिया। आला बीबी ने कहा, अब आप हमें मुआफ़ करें। मैं साफ साफ कहती हूँ कि यहाँ आप लोगों में से किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूँगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। मैं सिर्फ उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दिया करूँगी जो मेरी माँ से दुश्मनी करने वाले को बेनकाब करेगा। मैंने कहा, मैंने नेहा की परवरिश की है और शांता ने मुझे यह हक दिया है कि मैं इसका रिश्ता कहीं भी तय करूँ। और मैंने यह तय किया है, इसी खानदान में किसी शरीफ, अच्छे और नेक नीयत नौजवान से इसकी शादी करूँगा। और मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ कौन सच्चा और खरा है और कौन झूठा और मक्कार है। शांताबाई ने कहा, फिलहाल तो आप यहाँ से जाएं, मैं अभी किसी की सूरत देखना नहीं चाहती। वो सब सर झुकाकर वहां से जाने लगे और कहने लगे, हम दुश्मनी करने वाले को जरूर बेनकाब करेंगे। हर एक का दावा यही था कि उसे पता है कि कौन जहर देना चाहता था। वो सबूत और गवाहों के साथ जल्दी उसे बेनकाब करेंगे। वो सब जा रहे थे। हमने अपनी हिकमत अमली से यह फूट पैदा कर दी थी। उनमें से हर नौजवान और उनके माँ बाप ये जरूर चाहेंगे कि उनके बेटे से नेहा की शादी हो। लिहाजा वो एक दूसरे के खिलाफ महाजराई करते रहेंगे। हमें इत्मीनान हासिल हुआ कि शांता फिलहाल महफूज रहेगी और वो आपस में लड़ते रहेंगे और हम तमाशाई बनकर उन्हें देखते रहेंगे। वो जहाज स्पेन के शहर मैड्रिड के हवाई अड्डे पर उतर गया। हम सब ने यह तय किया था कि जब यह जहाज स्पेन पहुंच जाएगा तब मालूम किया जाएगा कि ये वहां से पेरिस की तरफ जाने वाला है या इटली के शहर रोम की तरफ। वो अपने रूट के मुताबिक पेरिस जाने वाला था और हमें अदरान की ख्वाहिश के मुताबिक तवक्को थी कि उसका रुख बदल सकता है। ये रोम की तरफ जा सकता है, लेकिन कैसे, यह हम में से किसी की समझ में नहीं आया। उस त्यारे में कोई हाईजैकर भी नहीं था। कोई दुश्मन भी ख्याल खुआनी के जरिए पायलट वगैरह को ट्रैप नहीं कर रहा था। यह ख्याल भी कायम किया गया था कि जब वो जहाज मैड्रिड से प्रवास करता हुआ पेरिस की तरफ जाएगा तो अचानक मौसम में खराबी पैदा हो जाएगी। कुदरती हालात पायलट को मजबूर कर देंगे कि वो रुख बदल कर इटली की तरफ चला जाए। एल्पा और अब्दुल्ला ख्याल खुआनी के जरिए अदनान और सोनिया के पास पहुंचे हुए थे। अगर कोई परेशानी की बात होती या कोई गैर मामूली वाकया पेश आने वाला होता तो मुझे और आला बीबी को भी वहां बुला सकते थे। वो दोनों पायलट को पायलट और एयर होस्टेस वगैरह के दिमागों में जा रहे थे। पायलट ने हेडफोन पहना हुआ था और अपनी सीट पर मुस्ताद बैठा हुआ था। जहाज मैड्रिड से प्रवास कर चुका था। पायलट की सोच बता रही थी कि उसका रुख पेरिस की तरफ है। एल्पा ने बड़ी देर तक इंतजार किया और सोचती रही कि पायलट कंट्रोल टावर वालों से रब्ता क्यों नहीं कर रहे। उसने उसकी सोच में कहा, मुझे कंट्रोल टावर वालों से तो कुछ बोलना चाहिए। उसकी सोच ने जवाब दिया, ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा अपने रुख पर जा रहा हूँ। कोई गड़बड़ होगी, किसी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, तब मैं रब्ता करूँगा। एल्पा कायल हो गई। उसने सोनिया के पास आकर कहा, जहाज़ में हर तरफ खामोशी है, सुकून है, अमन-ओ-मान है। हत्ता कि पायलट का दिमाग भी खामोश है। इसके दिमाग में ना कोई पराई सोच है, न इसकी अपनी सोच से परेशानी जाहिर हो रही है। वो यकीन के साथ समझ रहा है कि जहाज़ सही रूट पर जा रहा है। सोनिया ने कहा, ये अपने सही रूट पर जा रहा है तो ठीक ही है, लेकिन मुझे हैरानी है कि मेरे पोते की पेशगोई गलत कैसे साबित हो रही है। उसने अदनान की तरफ देखा। वो वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ था। एल्पा ने कहा, मैं और अब्दुल्ला इसके ख्यालात पढ़ रहे हैं। इसके ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस रूम पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ खेल में दिलचस्पी ले रहा है। इस वक्त बिल्कुल बच्चा है। जैक केलर और महाधाबी इतनी खामोशी से और राजदारी से चालें चल रहे थे कि हमें किसी दुश्मन के ख्याल ख्वानी करने का शुबा नहीं हो रहा था। खुद पायलट नहीं जानता था कि किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। उस वक्त पायलट ने हेडफोन पहना हुआ था। उसने गायब दिमाग रहकर उसके बटन को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से कंट्रोल टावर वालों की आवाज़ें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा था कि किसी से बात करे। यही बात एल्पा और अब्दुल्ला को मालूम थी।
वो ये ना समझ सके कि पायलट ने गायब दिमाग रहकर हेडफोन को ऑफ कर रखा है। एल्पा और अब्दुल्ला चाहते तो चिल्ली, मैड्रिड और पेरिस के कंट्रोल टावर वालों के दिमागों में जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। वहां हलचल पैदा हो गई थी। जहाज अपना रूट बदल चुका था और अब जहाज रूम की तरफ जा रहा था। एल्पा और अब्दुल्ला नहीं जानते थे कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, किस तरह पायलट को ट्रैप किया गया है। उन्हें अगर जरा भी शुबा होता तो वो कंट्रोल टावर वालों से जरूर राब्ता करते। वो तो यही समझ रहे थे कि वो जहाज अपने मामूल के मुताबिक अपने रूट पर जा रहे। जब वो जहाज रूम के करीब पहुंचा तो जैक कैलर ने पायलट को गायब दिमाग बनाकर बटन को ऑन कराया। तब हेडफोन से कंट्रोल टावर वालों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मिस्टर माइकल, तुमने हेडफोन को क्यों बंद कर रखा है? हमसे राब्ता करो। हेलो हेलो। पायलट एकदम से चौंक गया, फिर बोला, मेरा हेडफोन बंद नहीं था, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि मुझसे राब्ता किया जाए। मैंने भी आप लोगों से राब्ता किया था लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ से कहा गया, ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ से बोल रहे थे और तुम हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे थे? पायलट ने कहा, ये इसी तरह हो रहा है कि मैं यहाँ से बोल रहा था और तुम लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। उससे पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि तुम रूट बदल कर इटली की तरफ गए हो और इस वक्त रूम के करीब हो? उसने हैरानी और परेशानी से रूट लाइन को देखा तो पता चला वाकई दूसरे रूट पर चला है। उसने परेशान होकर कहा, मैं हैरान हूं, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो पेरिस की तरफ जा रहा था। ये तुमसे बाद में पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। अभी से पेरिस की तरफ ले चलो। वो डैशबोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, ईंधन का कांटा बता रहा है कि बहुत कम है, हम यहाँ से पेरिस तक जहाज को नहीं ले जा सकेंगे। रूम के एयरपोर्ट पर उतरना बहुत ज़रूरी है। हम रूम के कंट्रोल टावर वालों से राब्ता कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जहाज़ को उतरने की इजाज़त दी जाए। मुतलका ममालिक के कई कंट्रोल टावर से वहाँ के ओहदेदार एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे और ये मालूम करना चाहते थे कि जहाज़ ने अपना रूट कैसे बदल लिया जबकि वहाँ कोई हाईजैकर नहीं है। एल्पा पायलट के दिमाग में आई तो हैरान रह गई। उसके ख्यालात ने बताया कि पता नहीं उसका हेडफोन कैसे बंद हो गया था। फिर ऑन होने के बाद पता चल रहा है कि वो रूम के करीब पहुंच गया। अब इजाज़त मिलने पर वहां के हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। उसने सोनी के पास आकर हैरानी से कहा, मम्मा ये तो कमाल हो गया, अदनान की पेशगोई दुरुस्त हो गई, हम समझ भी ना सके और ये जहाज़ रूम पहुंच चुका है। सोनिया ने ताज्जुब से अपने पोते को देखा। वो इतने अहम मामला से बेनियाज बड़े मज़े से वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ था। वो गैर शौरी तौर पर मुतमईन था कि उसे जहां पहुंचना है वहां पहुंच रहा है। एल्पा ने मुझे मुखातिब किया, पापा ये तो कमाल हो गया, अदनान की पेशगोई दुरुस्त हो गई है, वो जहाज़ रूम के हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। मैंने पूछा, ये कैसे हो गया? कि मौसम की खराबी की वजह से या दरे पर्दा किसी ने हाईजैक किया? ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई पायलट के दिमाग में छुपा हुआ था और उसने अपनी मौजूदगी हम पर जाहिर ना होने दी। मैंने पायलट के दिमाग में आकर उसके ख्यालात पढ़े। वो बिल्कुल मासूम था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका हेडफोन बंद रहा था और उसे पता भी ना चला। फिर अचानक ही वो हेडफोन ऑन हो गया और वो कंट्रोल टावर वालों की आवाज़ें सुनने लगा। उसके ख्यालात से पता चला कि कोई उसे गायब दिमाग बनाकर ऐसा करता रहे। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहा और मालूम करने की कोशिश करता रहा कि उसके दिमाग में कौन छुपा हुआ है, लेकिन वो बहुत शातिर था। चिल्ली से अब तक कई घंटों के दौरान में उसने खुद को जाहिर नहीं किया और हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को धोखा देता रहा। अभी वो खामोश था, अपनी मौजूदगी को छुपा रहा था। मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुम इस पायलट के अंदर मुसलसल रहो, किसी ना किसी वक्त वो टेलीपैथी जानने वाला इससे कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा और किसी वक्त भी इसकी मर्जी के खिलाफ इससे काम करवाएगा। सोनिया और आला बीबी अंदाजे करने लगी कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हो सकता है। किसी ऐसी ज़रूरत पेश आई थी कि वो जहाज़ को अगवा करके इटली के शहर में ले गया। एक ये भी तशवीशनाक ख्याल पैदा हुआ कि दुश्मनों को जहाज़ में सोनिया और अदनान की मौजूदगी का पता चल गया होगा और वो बड़ी राजदारी से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा, यकीनन दो में से कोई एक बात ज़रूर होगी। टेलीपैथी जानने वाला सोनिया और अदनान की मौजूदगी से बाखबर नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस जहाज़ को अगवा करके रूम तक ले आए या फिर हमसे कोई दुश्मनी कर रहा है। वो बड़ी खामोशी से सोनिया और अदनान को अगवा करना चाहता है, लेकिन ये ख्याल कमज़ोर है। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला मोटी अकल से सोच सकता है कि इन्हें अगवा करते ही हमें इल्म हो जाएगा और हम उसके रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। एल्पा ने कहा, मैं भी यही समझती हूँ कि जो भी इस तैयारी को यहाँ पहुँचा रहे वह मम्मा और अदनान की मौजूदगी से बेखबर है। वो जहाज़ रनवे पर उतर चुका था। मुसाफिरों को इतला दी जा रही थी कि चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर जहाज़ को पेरिस के बजाय रूम के एयरपोर्ट पर लाया गया है। खवातीनों हजरात से गुजारिश है कि वो परेशान हो, उन्हें पेरिस तक पहुँचाया जाएगा। सोनिया ने मुझसे कहा, मैं अपने पोते की ख्वाहिश के मुताबिक रूम में रहना चाहती हूँ। अगरचे हमें यहाँ कानूनन उतरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम कुछ करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा पोता इस शहर में रहे। हम देखें कि अपनी माँ को तलाश करने के सिलसिले में क्या करता है, कहाँ भटकना चाहता है। हम इसके साथ साथ रहेंगे। सोनिया ने कुछ सोचते हुए पूछा, फरहाद, क्या ये मुमकिन है कि शिवानी जिंदा हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? जचकी के बाद उसकी मौत हुई थी, तुम अस्पताल में मौजूद थी, तुमने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी है।
उसकी तजहीज़ व तकफीन भी देखी है, फिर भी पूछ रही हो। बेशक मेरा सवाल अहमकाना है, लेकिन मैं अपने पोते की पेशगोई दुरुस्त होते देख रही हूँ। मुझे शिवानी जिंदा दिखाई दे रही है। मैं हंसने लगा। वो बोली, क्यों हंस रहे हो? क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये तो है ही मजाक उड़ाने की बात कि तुम्हारी जैसी ज़हीन औरत शिवानी को जिंदा देख रही है। मैं अपने पोते की आंख से देख रही हूँ। उसके यकीन से समझ रही हूँ कि शिवानी इस शहर के किसी खंडर में मौजूद है। उसने अपने बेटे को बुलाया है तो हमें भी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगी। सोनिया, अकल से पैदल न बनो। मरने वाली दुनिया में दोबारा वापस नहीं आती। हो सकता है अस्पताल में शिवानी ने मेरे सामने दम ना तोड़ा हो, उसकी जगह कोई दूसरी हो, कोई फरेबे नजर हो, किसी तरह धोखा खाया हो, वो रह गई हो, हमने किसी दूसरी औरत की तदफीन की हो। जिस तरह बेंजामिन की बीवी हमारे अदनान को अपना बेटा समझकर ले गई थी, धोखा खा रही थी, उसी तरह हम भी शिवानी के बारे में धोखा खा रहे हो। पोते की मोहब्बत में तुमने अकल से सोचना छोड़ दिया। चलो, क्या शर्त लगाती हो? अगर शिवानी जिंदा ना हो, हमारा पोता भटकता ही रहे, उसे मां ना मिले, तो क्या तुम हारना चाहोगी? और अगर शिवानी जिंदा हो, मेरे पोते को उसकी मां मिल जाए, तो क्या तुम हारना चाहोगे? पहले तुम बोलो। हमारे पास मालो ज़र की कमी नहीं है, हम रुपए पैसे की बाजी नहीं लगा सकते। ऐसा करते हैं, अगर मैं हार जाऊंगी तो 3 दिनों तक, 3 रातों तक तुम्हारे पास रहूंगी और एक एक लम्हा तुम्हारी खिदमत में गुजारूंगी। तुम्हें खाना पका कर दूंगी, तुम्हारे कपड़े धोया करूंगी, बिल्कुल खादमा की तरह जिंदगी गुजारूंगी। चलो, मैं भी यही कहता हूँ। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं दिन रात खादिम की तरह तुम्हारी खिदमत करूंगा और अपने हाथों से खाना पका कर खिलाऊंगा। वो बोली, यही मेरी जीत होगी कि टेलीपैथी की दुनिया का बेताज बादशाह मेरी खिदमत करेगा। फिर उसने अदनान के सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटे तुम बताओ, तुम्हारी पेशगोई दुरुस्त होगी? जीत तुम्हारे दादा की होगी या मेरी? उसने सोनिया के हाथ पर हाथ मारा, फिर कहा, यू आर गोइंग टू विन। मैंने कहा, तुम अपनी शराइत को अपने अल्फाज में दोहराओ ताकि बाद में तुम बात को बदल ना सको। बातें बदलने की आदत तुम्हारी है, मैं झूठी फरेबी नहीं हूं, मैं जो कहती हूँ वो कर दिखाती हूँ। तुमने ये कहा है कि शिवानी जिंदा है। वो जो तुम्हारे सामने मर चुकी थी शिवानी नहीं थी, एक फ्रेब था। शायद ही शिवानी के धोखे में किसी दूसरी औरत की तदफीन हो गई। हाँ, ये मेरा अंदाजा है कि शिवानी जिंदा है, क्योंकि मेरा पोता बार बार उसकी आवाज़ें सुन रहा है और उसे मिलने के लिए यहाँ आया है। एक मुस्तहकम फिक्रे में कहो कि तुम शिवानी को जिंदा समझती हो, जबकि मैं कहता हूँ कि वो मर चुकी है। कोई दूसरी शिवानी इस दुनिया में नहीं है। हमारा पोता धोखा खा रहा है और अपनी माँ के लिए भटक रहा है, और मैं कहती हूँ कि मेरा पोता कभी धोखा नहीं खा सकता। जो बात भी करता है वही हमारे सामने आती है। हाँ, तो फिर यकीन से कहो कि तुम शिवानी को जिंदा कह रही हो। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं यकीन से कैसे कह सकती हूँ? जब यकीन से नहीं कह सकती तो फिर शर्त किस बात की लगा रही हो? देखो, मैं समझ रही हूँ कि मेरे पोते के ख्याल के मुताबिक वो जिंदा है, मैं भी उसे जिंदा समझती हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात हो सकती है कि वो हमें नजर ना आए। सिर्फ हमारे पोते को नजर आती रहे तो क्या तब भी तुम उसे जिंदा तस्लीम नहीं करोगे? जिंदा उसे तस्लीम किया जाता है जिसका कोई वजूद होता है। अगर कोई नादीदा हो, नजर ना आता हो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती हो, वो अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा हो, तो क्या तुम उसे जिंदा नहीं कहोगे? चलो, मैं उसे तस्लीम कर लूंगा कि वजूद ना होने के बावजूद वो जिंदा है, लेकिन शिवानी की आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए, वो हमसे गुफ्तगू करेगी, तभी हम उसे जिंदा तस्लीम करेंगे। फिर तो समझो तुम बाजी हार चुकी हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? चिली में पोरस एक लड़की दिलरुबा में दिलचस्पी ले रहा है। उस लड़की दिलरुबा का सामना हमारे अदनान से हुआ था। तब अदनान के अंदर किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने दिलरुबा को चैलेंज किया था कि वो पोरस से दूर रहे, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। पोरस और पारस इस बात के गवाह हैं कि उस वक्त से दिलरुबा बहुत सहमी हुई है। देखो, ये कोई शिवानी के वजूद का सबूत नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि अदनान के अंदर से दिलरुबा ने किसी दूसरी औरत की आवाज़ सुनी थी। ये उसका फरेब समात भी हो सकता है, सुनने में किसी तरह का धोखा हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि जिस औरत की आवाज़ सुनाई दे वो शिवानी थी। फिर यह कि अगर दिलरुबा दहशत ज़दा होती है, उसके अंदर कोई खौफ पैदा होता है, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि शिवानी जिंदा है? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुम इस बात को मान चुके हो कि अगर उसकी आवाज़ सुनाई देगी और वो हमसे गुफ्तगू करेगी तो तुम उसके वजूद को तस्लीम कर लोगे। बेशक दो बातें लाजमी हैं, एक तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, दूसरी बात यह कि वो हमसे बात करे। इसके बाद ही तुम बाजी जीत सकोगी, वरना हार जाओगी। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तुम्हें जाकर देखना चाहिए इस त्यारे के सिलसिले में क्या हो रहा है। मैं कह चुकी हूँ कि अपने पोते के साथ इस रूम में रहना चाहती हूँ, और हमें कानून के मुताबिक इस जहाज से उतरने नहीं दिया जाएगा और ना ही शहर के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। तैयारा रनवे पर खड़ा हुआ था। उस जहाज के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट के आला हुक्काम, ब्राज़ील और फ्रांस के सफारत खाने वाले सब मिलकर उस पायलट का मुहासबा कर रहे थे। तरह तरह के सवालात कर रहे थे। मालूम करना चाहते थे कि वो रूट बदल कर त्यारे को वहां क्यों ले आया है। वो हर सवाल का जवाब यही दे रहा था कि उसे कुछ मालूम ना हो सका। वो तो मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था।
त्यारे को अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा था, फिर वो कैसे रूट बदल कर इधर चलाया, ये बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही थी। एक ने सवाल किया, तुम अपने अंदर किसी को बोलते हुए सुनते हो? मैंने अपने अंदर किसी की आवाज़ नहीं सुनी है। एक आलम से ने कहा, मैं टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बाज़ औक़ात ये ख्याल ख्वानी करने वाले अपने मामूल और आलाकार को गायब दिमाग बना देते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता कि वो गायब दिमाग होने की मुद्दत तक कहाँ था, क्या करता रहा। यही सब कुछ उस पायलट के साथ हुआ है। एल्पा और अब्दुल्ला बड़ी देर से उस पायलट के अंदर थे। उन्हें किसी भी टेलीपैथी जानने वाले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक समझ में नहीं आया था कि इस जहाज़ को किस मकसद के लिए वहां लाया गया है। रूम एयरपोर्ट के आला हुकाम कह रहे थे कि 1 घंटे के अंदर जहाज़ में ईंधन भरवाया जाए और फिर यहाँ से इस जहाज़ को ले जाया जाए। इस जहाज़ की आमद गैर कानूनी है, इसे यहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आला बीबी और अब्दुल्ला से कहा, इसे अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सोनिया और अदनान इस जहाज़ से उतरेंगे और इस शहर में रहेंगे। एल्पा ने पूछा, क्या हम इस सिलसिले में रुकावटें पैदा करें? थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जहाज़ को यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया है। कोई टेलीपैथी जानने वाला इस पायलट के पीछे छुपा हुआ है। वो अपना मकसद ज़रूर हासिल करना चाहेगा। मेरी बात ख़त्म होते ही टेलीफोन की घंटी बजी। एयरपोर्ट के एक आला ओहदेदार ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, कौन है? मैं कोई भी हूँ, आपको वार्निंग देता हूँ कि इस जहाज़ को अभी यहाँ से रवाना नहीं होना चाहिए। उस आला ओहदेदार ने कहा, हमें मालूम तो होना चाहिए कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम्हारे मकासद क्या हैं, तुमने इस जहाज़ को यहाँ क्यों पहुँचाया है? हमारे मकासद ना पूछो, जो कहते हैं वो करो। इस जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को उतरने की इजाज़त दो। ये ऐलान करो कि तमाम मुसाफिर आज शाम तक रूम की सैर कर सकती हैं, फिर वापस आकर तैयारे में बैठ सकती हैं। पेरिस जाने वाले तमाम मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। उस अजनबी की आवाज़ सुनते ही हम सब ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और उसके दिमाग में पहुँचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगे। पता चला कि वो गायब दिमाग है, अपने इख्तियार में नहीं है। जो कुछ उसके दिमाग में बोला जा रहा है वही वो ज़ुबान से अदा कर रहा है। एल्पा ने मुझसे कहा, पापा क्या हम उस छुपने वाले को मुखातिब करें? मैंने कहा, अभी कुछ ना बोलो, वरना उस टेलीपैथी जानने वाले को यह मालूम हो जाएगा कि हम जहाज़ के मुसाफिरों में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार मुसाफिरों में शामिल है? हम अपनी कोई कमज़ोरी उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले को नहीं देंगे। मेरी बात ख़त्म होते ही हमें उस अमल करने वाले आलाकार के अंदर आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, मेरा ताल्लुक अमरीका से है, मैं FBI का एक एजेंट हूँ और टेलीपैथी जानता हूँ। जब हमें पता चला कि इस त्यारे को बड़े पुरस्कार अंदाज में हाईजैक किया गया है तो मैं तफसीलात मालूम करने आया हूँ। अब हमारा शुबा यकीन में बदल गया है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला इस त्यारे के अगवा के पीछे छुपा हुआ है। तुम जो कोई भी हो, मुझसे खुलकर बातें करो। खामोशी छा गई। उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था। उसने उस आलाकार की जुबान से कहा, मैं कोई भी हूँ, तुम मेरी असल आवाज़ और लहजे तक कभी नहीं पहुँच सकोगे। ख्वामखा इंक्वायरी में अपना वक्त ज़ाया न करो। जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर यहाँ के आला हुक्काम से अमल करो। इसी में जहाज़ के तमाम मुसाफिरों की बेहतरी है। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले ने पूछा, क्या तुम कई सियासी मुफाद हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आधे घंटे की मोहलत देता हूँ। आधे घंटे में जहाज़ खाली हो जाना चाहिए। मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि तुम्हारे मुतालबा ना पूरा किया गया तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा बहुत बुरा होगा। इस त्यारे को मुसाफिरों समेत तबाह किया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि त्यारा और मुसाफिर सही सलामत रहें, लेकिन इस त्यारे को यहाँ से कोई उड़ा नहीं सकेगा। जो भी पायलट अंदर आएगा वो मारा जाएगा। मुसाफिरों के लिए खाना सप्लाई किया जाएगा, इलाज मुआवजे के लिए दवाएं भेजी जाएंगी तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। कोई डॉक्टर भी अंदर नहीं जा सकेगा। जो भी त्यारे के करीब जाएगा वो मारा जाएगा। ये बातें उस अमेरिकन टेलीपैथी जानने वाले से भी हो रही थी और यही बातें टेलीफोन पर भी कही जा रही थी। एयरपोर्ट के आला हुक्काम ये तमाम बातें सुन रहे थे और आपस में मशवरे कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने आधे घंटे की मोहलत दी थी। उससे पूछा गया, अगर उसका मुतालबा पूरा किया जाएगा, जहाज़ के मुसाफिरों को यहाँ से उतरकर शहर में जाने की इजाज़त दी जाएगी, तो क्या शाम तक फिर वापस इन मुसाफिरों को जहाज़ में आने और यहाँ से पेरिस जाने दिया जाएगा? टेलीफोन से कहा गया, बेशक हम वादे के खिलाफ नहीं करेंगे। उन मुसाफिरों को शाम तक यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। मैंने सोनिया से कहा, हमारे पोते की मुराद पूरी हो रही है। तमाम मुसाफिरों को जहाज़ से उतरने और शहर में जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये जहाज़ यहाँ से शाम को पेरिस के लिए रवाना होगा। मैंने उसे बताया कि कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी खास मकसद के तहत त्यारे को यहाँ लाए। वो चाहते हैं कि तमाम मुसाफिर यहाँ से उतरकर शहर में जाएं, क्योंकि उन मुसाफिरों में उसका कोई ख़ास आदमी होगा। वो एक भी होगा और कई भी हो सकते हैं। फिर वो कोई ख़ास चीज़ स्मगल करवा रहा है। यहाँ से वो चीज़ ले जाकर उस टेलीपैथी जानने वाले तक पहुँचाई जाएगी। एल्पा ने कहा, पापा मैंने आला बीबी ने और अब्दुल्ला ने उस जहाज़ के एक एक मुसाफिर के ख्यालात पढ़े। उनमें से कोई भी उस टेलीपैथी जानने वाले का आलाकार नहीं है। अगर होता तो अपने चोर ख्यालात से पकड़ा जाता। एल्पा, तुम ये सोचो कि हम पायलट को ना पकड़ सके जबकि वो उस टेलीपैथी जानने वाले का आलाकार बना हुआ था।
वो बड़ी चालाकी से काम कर रहे। पायलट की तरह यहाँ के एक या चंद मुसाफिरों को ये मालूम नहीं होगा कि वो किसी के आलाकार बने हुए हैं और इसके लिए चिल्ली से कोई ख़ास चीज़ स्मगल करके ला रहे हैं और इसी तरह गायब दिमाग रहकर वो चीज़ उस तक पहुँचाने वाले हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हमें फिर से एक एक मुसाफिर के अंदर जाना होगा और उन पर गहरी नज़र रखनी होगी। मुसाफिर बहुत हैं और हम ख्याल ख्वानी करने वालों की तादाद कम है। फिर भी कोशिश की जाएगी कि कोई मुसाफिर हमारी नज़रों से ना बचे। हम एक एक की हरकत पर नज़र रखेंगे। किबरिया और बाबा साहब के इदारे के चंद मजीद ख्याल ख्वानी करने वालों को बुलाया गया। उन्हें वहाँ के हालात बताकर कहा गया, जहाज़ के एक एक मुसाफिर की निगरानी ज़रूरी है। हम ये सब कुछ करने के दौरान में बड़ी जहानत से ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि तैयारे को किसने अगवा किया होगा। पहले अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों पर शुबा था, अब ये शुबा नहीं रहा, क्योंकि वो खुद FBI के एजेंट बनकर उस अजनबी टेलीपैथी जानने वाले के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। उनके अलावा चंद दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले भी थे जिन पर शुबा किया जा सकता था। मसलन वो हथियार सप्लाई करने वाले जैक केलर और महादा बीवी टेलीपैथी जानते थे और मैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका था। ज़ाउकोम कोबरा बहुत अरसे से खामोश था। टेलीपैथी की दुनिया में कहीं अपने वजूद का सबूत नहीं दे रहा था, खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। हो सकता है उसने ऐसी कोई हरकत की हो। एक और टेलीपैथी जानने वाली यहूदी औरत थी, उसका नाम करोना था। वो बहुत अरसे तक पारस के जेर असर रही थी, रूम में पहुंची थी। इस तरह वो रूम पर हुक्मरानी करना चाहती थी, लेकिन वहां रास्पुटीन ने उसे अपनी कनीज और मामूल बना लिया था। वो बहुत पेचीदा हालात से गुजर कर हिंदुस्तान जा पहुंची थी। इसके बाद हमने फिर उसकी कोई खबर नहीं ली कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। हो सकता है उसने भी अपने पर फैलाए हों। उसे टेलीपैथी की दुनिया में बर्तरी हासिल करने का बहुत शौक था, लिहाजा वो कुछ भी कर सकती थी। हमने ये फैसला किया कि अभी तो हम जहाज़ के तमाम मुसाफिरों की निगरानी करते रहेंगे और उस टेलीपैथी जानने वाले को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर नाकामी हुई तो फिर ज़ाउकोम कोबरा, करोना, जैक केलर और महाधाबी वगैरह का मुहासबा करेंगे। तैयारे में ऐलान किया गया कि वो जहाज़ शाम के बाद पेरिस के लिए रवाना होगा, लिहाजा मुसाफिरों को जहाज़ से उतरने और शहर में घूमने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। उन्हें शाम 5 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। तमाम मुसाफिर कई घंटों से जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे, हब से बेजामे महसूस कर रहे थे। जब उन्हें उतरने की इजाज़त मिली तो खुश हो गए। सब जहाज़ से बाहर आने लगे। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले उन मुसाफिरों के दिमागों में जा रहे थे और तवज्जो से देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। सोनिया ने जहाज से उतरने के बाद अदनान से पूछा, बेटे अब कहाँ जाने का इरादा है? उसने कहा, ग्रैंड ममा आप जहाँ जाएंगी वहाँ मैं चलूंगा। नहीं बेटे, तुम यहाँ अपनी माँ को तलाश करने आए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लालमी में मुझे छोड़कर कहीं चले जाओ। तुमने वादा किया है, जहाँ जाओगे मेरे साथ जाओगी, और आपने भी वादा किया है मैं जो कहूँगा आप मेरी बात मानती रहेंगी। हाँ बेटे, मुझे अपना वादा याद है। क्या तुम रूम के खंडरात की तरफ जाना चाहोगे? अभी नहीं, अभी हम किसी होटल में जाकर आराम करेंगे, फिर शाम को किसी वक्त बाहर जाएंगे। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आकर एक बड़े से होटल में पहुंचे, वहां एक कमरा हासिल किया। मैंने कहा, पता नहीं तुम्हें कब तक यहाँ रहना होगा, शाम को इसी फ्लाइट से पेरिस नहीं जा सकोगी, लिहाजा तुम्हारे पासपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस वाले तुम्हें तलाश करेंगे। तुम मेकअप के जरिए अपना चेहरा और हुलिया तब्दील कर लो।